अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमारी सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए, गूगल कीजिए www.talkshoe.com, baghtein-juta.com, सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिनमें साफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियन, फनकार, सियासतदान के अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो बड़ी अहम मालूमात आपको फराम देते हैं करते हैं। तो आप ज़रूर हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी सुनिए अगर आपसे मिस हो जाए। और आपको लेके चलते हैं, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। एक उनका खूबसूरत सा ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम है जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर देखे, आप प्लेजेंट ट्रैवल से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और मिडल ईस्ट में चाँद नज़र आ गया है। तमाम लिसनर्स को जो मेरे मिडल ईस्ट के हैं उनको रमज़ान की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी इबादतों को कबूल करे और इंशाल्लाह शिकागो में और यूके में भी आज चाँद नज़र आ जाएगा, तो यकीनन कल से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, बड़ी अहम गुफ्तगू आज करने के लिए जा रहे हैं। बड़े अहम लोग हमारे दरमियान में अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में सीनियर जर्नलिस्ट जनाब साबिर अली साहब, जो थिंक टीवी के सीईओ भी हैं। खुशकिस्मती है कि अपनी मसरूफियात में से हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, टाइम निकाला है, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साबिर अली साहब। जी वालेकुम सलाम तौसीफ सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी सर बहुत शुक्रिया कि अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला। हमारे साथ दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, एनालिस्ट हैं, यूके से हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है। मुतअद्दिद बार इन्होंने हमारा प्रोग्राम भी ज्वाइन किया है और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है। बहुत सारी अहम मालूमात दी थी इलेक्शन से पहले, जो बहुत सारी सच हो गई हैं, उस पर भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप सब लोगों को, मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो और मुबारक। मेरी दुआ है कि आप सबकी दुआएं कबूल हों और आपकी इबादतें कबूल हों।
आमीन आमीन। साबिर साहब, बड़ी आपने देखा गहमा गहमी हुई इलेक्शन में, आपने देखा होगा इलेक्शन के रिजल्ट आए, पार्टीज़ ने इलेक्शन मानने से इनकार कर दिया। पीटीआई की तरफ से एमकेएम लंदन को इजाज़त दी गई कि आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर सकते हैं, पीटीआई का बदला छीन लिया गया, लेकिन उनको भी फिर एक तरह का एक बैंड भी लगा रहा, आज़ाद उम्मीदवार भी आपने देखा होगा उनको सपोर्ट किया गया। कैसे देख रहे हैं कि अब ये इलेक्शन हो तो गए, ये कितने आपको कामयाब नज़र आ रहे हैं? आप ग्राउंड पर हैं, आपको कैसे लग रहा है कि वाकई ये इंतखाबात जो हुए हैं जिसमें धांधली का उनसर जो है बहुत ज़्यादा नुमाया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, पाकिस्तान में वैसे तो अब तक जितने भी इलेक्शन हुए जी जी। तो कभी भी कोई मुतमईन नहीं हुआ है। धांधली का शोर तो हमेशा रहता है। हर जीतने वाला जो है वो कहता है जी इलेक्शन बड़े अच्छे हो गए, और हर हारने वाला, शिकस्त खाने वाला जो है वो कहता है जी बड़ी धांधली हो गई है। अच्छा, धांधली भी यह है कि हमेशा जाहिर है कुछ ना कुछ तो होती है, लेकिन इस मर्तबा तो मेरा ख्याल है कि हद हो गई ना। और यकीनन जो है वो धांधली भी और सब कुछ मकसद है। जिस तरह की जो सूरत हाल नजर आई इलेक्शन के अंदर, और जाहिर है कि जिस तरह एक बड़ी जमात को, पीटीआई जाहिर है कि एक बड़ी जमात, और जो यानी गुज़िश्ता कई सालों में, यानी 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात उभर कर जो है वो सामने आई थी, और इसीलिए जो है उनको इक़्तिदार भी सौंपा गया था। तो उस जमात को जो है बिल्कुल ऐसा ज़ीरो कर दिया गया इलेक्शन से, उस जमात को बिल्कुल आउट कर दिया गया बहैसियत जमात। पीटीआई को बिल्कुल इलेक्शन न सिर्फ बहैसियत जमात बल्कि जो उनका इंतखाबी निशान था वो भी ज़ाहिर है उनसे छीन लिया गया। और अब ये सूरत हाल है कि वही पीटीआई जिसने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, तो इसके बावजूद भी उन्होंने बड़ी भरपूर जो है वो कामयाबी हासिल की। और अब वो चूंकि पीटीआई एज ए इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका इंतखाबी निशान नहीं है, तो उनको ज़ाहिर कोई जमात तो ज्वाइन करनी थी, तो उन्होंने अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसके प्लेटफॉर्म से वो जो है वो ज़ाहिर असेंबली के ऐवान में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यानी जिस मजबूत अपोजिशन है यकीनन, और जो पुराने जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो एक बार फिर जो है एक ही प्लेटफॉर्म से और मुत्तहिद होकर जो है वो पीटीआई के खिलाफ जो है वो मैदान में है और हुकूमत में है। लेकिन जो एक बड़ा एक उनसर था वो कि वो बड़ी जमात नहीं थी, लेकिन एक बड़ा सियासी उनसर आप उसे कह लीजिए, जेयूआई फे को, मौलाना फजलुर रहमान को, जो पीडीएम के सरबराह भी थे और जिन्होंने ज़ाहिर पीडीएम बनाई, और दो बड़ी जमातों समेत 11-12 जमातों को जो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। और जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो शुरू में उन्होंने तहरीक भी चलाई, लॉन्ग मार्च भी किया, और वो उसमें ज़ाहिर है कि उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरह एक अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद बनाया, और इसके बाद जो तहरीक अदम एतमाद जो पेश की, और जिस तरह जो है वो हुकूमत को एक यानी आईनी तौर पर रुख्सत किया, पार्लिमानी अंदाज में रुख्सत किया, तो ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा काम था। लेकिन इस वक्त वही मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उस पीडीएम का हिस्सा नहीं है, उन इत्तेहादी जमातों की हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अपोजिशन का हिस्सा है। जी, बहुत शुक्रिया साबिर साहब। अरशद सिद्दीकी साहब, आप ये जो हालात देख रहे हैं, इतनी महंगाई है, इलेक्शन हो गए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट सरवाइव कर जाएगी? कितने अरसे तक आपको लगता है कि ये चल सकेगी? माशी प्रॉब्लम, हमारे जो अंदरूनी सियासत जो है वो एक ख़तरनाक हद तक पहुंच गई है, लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है कि धांधली हुई है हमारे लीडर्स के साथ, हमारे जो इलाकों के उम्मीदवार थे उनको जेर किया गया है ज़बरदस्ती। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये जो, मैं तो इस इलेक्शन को इलेक्शन मानता ही नहीं, जब सेक्टेड इलेक्शन हुए हैं ये, और इसको मैं इलेक्शन नहीं समझता। ये बिल्कुल गैर आईनी तौर पर बिल्कुल ये हुकूमत बनी है ना। देखिए, आप खुद सोचें, कितनी सीटें नून की हैं, कितनी सीटें पीस पार्टी की हैं, इन सबको जमा करके एक गवर्नमेंट बना दी गई है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई है। और बनाई किसने, वो आपको पता ही है किसने बनाई है ये गवर्नमेंट। और देखें, इस किस्म की गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में या दुनिया में नहीं चलती। इत्तेहादी गवर्नमेंट जो होती है ना, बहुत मुश्किल होता है चलाना, के इतनी पार्टियों में बैठ के गवर्नमेंट करना, और वो भी इस हालात में कि मुल्क के जो हालात हैं आपके सामने हैं। बिजली है ना, गैस है, उसकी आपकी कीमतें देखें कहाँ से
लेकिन अभी भी बढ़ेंगी कीमतें। आप यकीन ना करें, आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करके दोबारा सुनिएगा कि 2 वीक के बाद आपकी इलेक्ट्रिक और गैस की जो प्राइसेस है वो डबल हो जाएंगी, जी और इसकी वजह से महंगाई भी डबल हो जाएगी। लोगों का जीना हराम हो जाएगा। अब इसको इसलिए कि देखें, अभी इनको 24 अरब डॉलर्स की किस्तें वापस करनी है पहले तो। ये कैसे करेंगे, ये बड़े मुश्किल है। और ये देखें, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट बहुत मुश्किल है चलना। ये ज्यादा 1.5 साल, ज्यादा कुछ अगर गैबी हाथ हुआ तो 2 साल चल जाएगी, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकती। ये कुछ भी कर ले, नहीं चल सकती। और और इस किस्म की गवर्नमेंट जो होती है ना, पता है 2 साल बाद क्या होगा? ये पीएस पार्टी इस पोजीशन पे है, ये ब्लैकमेलिंग की पोजीशन पे है, जहां कुछ हालत ये इनको चीजें इनको नहीं मिलेंगी, ये ब्लैकमेलिंग करेंगे। ठीक है ना? अब सारे आईनी ओहदे इन्होंने पीएस पार्टी ने ले लिए। सदर पीएस पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट भी पीएस पार्टी का होगा। ये भी आप अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, पीएस पार्टी का होगा। ठीक है ना? बलोचिस्तान पीएस पार्टी के हाथ में, सिंध पीएस पार्टी के हाथ में। इनको सिर्फ नून को पंजाब दे दिया गया है और सेंटर दे दिया गया है। ठीक है ना? और पंजाब में भी ये मरियम नवाज को इन्होंने बैठा दिया है। क्या इनका एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में या मतलब गवर्नमेंट चलाने में? कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी के कॉलेज में जाके अब अभी ये कॉलेज में इनको इनवाइट किया गया था, पता है कॉलेज के स्टूडेंट ने बाइकआउट कर दिया, कोई गया ही नहीं, इन्होंने कैंसिल करना पड़ा। और लोगों के घरों में भी जा रही है, वहां पर वो हाँ, घरों में भी तो जा रही है, अब कैमरे देखें, वगैरह सब साथ जा रहे हैं। जी अब अगर वो असल में लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे हालात? नहीं चल सकते ना। अब माशी हालात आपके इतने खराब हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है, डॉलर ही नहीं है बैंक में, एलसी नहीं बड़ी मुश्किल से खुलती है। मैं खुद कारोबारी आदमी हूँ, मुझे पता है कि मैं पाकिस्तान से सामान हम मंगाते हैं, एलसी खुलते नहीं। तो देखें, ये हालात हैं मुल्क के, तो ये किस तरह से चलाएंगे? नहीं चल सकती गवर्नमेंट कभी भी, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा मुल्क के अंदर, तो ये मुल्क के हालत सही नहीं हो सकते। सही नहीं हो सकते। साबिर साहब क्या कहेंगे? MKMP ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का आजकल बड़ा वायरल हो रहा है कि हम पहले तो लेंगे हिसाब 15 साल का पीपल्स पार्टी से। वो तो हिसाब लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी हिमायत में वोट पड़ गया, सदर साहब बन गए 14वें। मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से जरदारी साहब को कि मुल्क के 14वें सदर बने। क्या कहेंगे, ये क्या हो जाता है? जलसों में आवाम को जज्बाती फोरमैन के तौर पे दिखाना ऐसा पड़ता है कि आवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए कहे जाते हैं ऐसे अल्फाज, या जैसे हम स्ट्रीट की लैंग्वेज माजरत बोल बच्चन देना। क्या कहेंगे इसे, आप किस नज़र से देखेंगे आप? देखें, ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन में या जो भी जमहूरी सेटअप आया है, इस सबसे बड़ी कामयाबी हुई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जाहिर है कि जब से आसिफ अली जरदारी साहब ने जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को संभाला है और लीड करना शुरू किया है, तो यानी जो पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं, बड़े सियासतदानों में जाहिर एक नवाज शरीफ हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब हैं और एक इमरान खान साहब हैं। जी जी। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके यूं कहना चाहिए कि उनकी टक्कर का कह लें या उनके मयार का कह लें, या जो एक सियासतदानों में जिस किस्म की एक जो चालाकियां होनी चाहिए, जो एक सलाहियत पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए, पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो है वो अपने आप को कामयाब करने के लिए जितना एक्सपीरियंस या जितनी सलाहियत या जो भी उनके पास है, मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब से उनको सीखना चाहिए। ये सारे लोग जो हैं वो तुफले मकतब हैं। आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 मरतबा पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं, और वो तीनों मरतबा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली है। ऐसा नहीं है, उन्होंने बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने टक्कर ली, लेकिन यानी सियासतदानों में या किसी भी मामले में लचक का होना भी जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल एक ही मौका इख्तियार करें और इसके बाद जो है किसी की सुने ही ना, किसी को माने ही ना। ये काम इमरान खान साहब ने किया। देखिए, उनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था 2018 के इलेक्शन में,
कि बहुत वो बड़ा जो मौका एक, दिया, वो कर नहीं सके, वो जो हमें अच्छा जो एक उनको मौका देखिए ना मिला। जी जो जी। हम्म यानी जरदारी चोर नवाज शरीफ चोर बड़ा जबरदस्त बयानिया बनाया, बड़ा हम्म कामयाब रहा वो बयानिया। और हम्म वाकई लोगों ने ये समझा कि यार ये तो दोनों चोर हैं, दोनों खानदान ऐसे ही हैं, यार ये एक नया आदमी है, ईमानदार आदमी है और लीजेंड है, पूरी दुनिया उसको जानती है, पहचाना जाता है। तो चलो यार, लोगों ने वाकईतन उसको मतलब वोट भी दिया। और धांधली तो अपनी जगह हुई, क्योंकि धांधली के बगैर तो देखें कोई काम होता ही नहीं है। तो 2018 में भी वो कौन सा सिस्टम जो था वो बैठ गया था, कराची से जिस तरह नशिस्तें दिलाई गई थी। लेकिन बताना ये मकसूद है कि इमरान खान साहब को एक बहुत अच्छा मौका मिला और लोगों ने कहा कि चले जी अब इस मुल्क की जो है वो नैया पार हो जाएगी, या एक अच्छा जो है वो हुक्मरान जो पूरी दुनिया में भी मकसद जाना पहचाना जाता है, तो लोगों को एक ब्रांड रिलीफ है। मिलेगा। जी जी। लेकिन अच्छा हम साबिर साहब, पहले यहाँ दिन पर से एक ये बात एक करें। सवाल आता है, जैसे हम बांग्लादेश को देखते हैं तो जनरल इरशाद साहब को आते के साथ ही अंदर कर दिया गया करप्शन के चक्कर में। हम सऊदी अरब में जो किंग साहब जो हैं, उन्होंने आते के साथ ही 21 आदमियों को जो करप्शन के में मुलविस थे, कहा कि गर्दनें उतार दूंगा, सारी करप्शन के पैसे वापस हो। इमरान खान साहब को बड़ा मौका मिला, क्या वजह थी वो कुछ कर नहीं सके, ना कोई देखिए मैं तरक्याती ये काम कर बात, सके? क्या क्या कहेंगे इस बारे में, क्या वजह थी वो तौसीफ साहब, बैकग्राउंड? तौसीफ साहब, क्योंकि मैं जाहिर है कि मेरा एक जर्नलिज्म का तजर्बा है जी जी। और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का तजर्बा है। 35-38 साल से मैं माशाल्लाह। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूं और बड़ा करीब से मैंने सियासतदानों को देखा है। हम्म तो मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं इमरान हम्म खान के इक़्तिदार संभालने के बाद से कि हम्म ये आदमी पॉलिटिशियन है ही नहीं, सियासतदान नहीं है। वो क्रिकेटर बहुत बड़ा है, वो दुनिया, सेलिब्रिटी वो टाइप। लीजेंड है, शख्सियत उसकी हम्म कोई, उसका हम्म कोई मैच नहीं है जो हम्म है उसकी एक दुनिया में पहचान। लेकिन हम्म वो सियासतदान नहीं है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए जब उसको इख्तिदार मिला तो उसने हुकूमत को भी 11 वो जो मेम्बरान खिलाड़ियों की टीम होती है ना, वो समझा हम्म कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान, इसको भी मैं इसी तरह चलाऊंगा जिस तरह 11 खिलाड़ियों की टीम चलाता हूं। उसने जी हम्म। वहां पंजाब में वो उतार दिया वसीम अकरम प्लस, जी जी यही कहा था ना उसने जी जी। कि ये वसीम अकरम प्लस है। हम्म। यानी एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना दिया जो काउंसलर लेवल का नहीं था सर, काउंसलर, बहुत काउंसलर बड़ी बात लेवल का कह नहीं दी था। आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। वो तो कुछ वो वो शख्स बूजदार अच्छा, जिसका नाम इसमें था, यहाँ पर मोहम्मद तरीन आदमी। उनकी जो वो एहलिया हैं, बयान आया था जब ये उनकी हुकूमत डिसॉल्व हुई कि वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरीके से नाफिज हुए, क्योंकि वो कुछ बलोच कबीलों के सरदार थे, 7-8 कबीलों के, नहीं, तो नहीं, वो नहीं, बाय वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कुछ भी किसी। हो, जी जी। देखिए उनका ये लेवल ही नहीं था। हम्म। जैसे अभी आपने एक बात कही, अरशद सिद्दीकी साहब ने भी, कि भाई मरियम नवाज को क्या आता है, मरियम नवाज का क्या एक्सपीरियंस है। हम्म जनाब मरियम नवाज 3 दफा वजीर आजम रहने वाले, 2 दफा पंजाब के वजीर आला रहने वाले बाप की बेटी है, और 2 दफा जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दूसरी मर्तबा हुआ है पंजाब का वजीर आला रहा। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कौन सी सियासी हुकूमत है जिसके दौर में तरक्याती काम हुए, तरक्याती मंसूबे बने, और पंजाब को, खासतौर पर लाहौर को किसने बनाया? नवाज पीपल्स पार्टी का भी इतना काम नहीं है, तरक्याती काम, मुल्क को बनाने का काम जो नवाज शरीफ का है उसने किया। इस इमरान खान ने तो एक सड़क तो क्या, एक फुटपाथ नहीं बनाई 4 सालों में। लेकिन आप अगर साबिर साहब, इस्लामाबाद ये से, मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात कह रहा हूँ, जो मुझे, ये मेरी अपनी हो सकता है गलत है, जैसे मैं ऐसी वही बात कर रहा हूँ कि मैच से पहले कह रहा हूँ कि ये टीम जीत जाएगी, लेकिन इस दफ़ा जो तजिया निगार और नवाज शरीफ साहब और उनकी जो पूरी टीम है, उनका जो फैमिली जो इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, कहा जा रहा है कि इस दफ़ा उनको कहा गया है कि मज़ीद काम करें। और पंजाब में मैं तरक्की नज़र आती हुई देख रहा हूँ, चाहे वो 1 साल इनकी हुकूमत रहे या 2 साल, क्योंकि इनको अपने जो पीछे बैकग्राउंड में जो बच्चे आने वाले हैं जो सियासत में जाएंगे, उनका मुस्तकबिल संवारना है इनको। जी देखिए देखिए मरियम नवाज का कम से कम ये तो है ना कि वो 4 साल पहले पॉलिटिक्स में आ गई थी, जब 2018 के इलेक्शन नहीं हुए थे। और 2018 के इलेक्शन से पहले एक ज़मीनी इलेक्शन हुआ था जिसमें उनकी जो वालदा थी कुलसूम नवाब साहिबा, वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रही थी। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं थे, उनकी पूरी कैंपेन मरियम नवाज ने चलाई। तो ऐसा नहीं है कि मरियम नवाज एकदम वो अंडे में से जो है वो चूजा निकल के बाहर आ गया। वो पूरी पहली बात तो यह है कि तगड़ी होकर पहली बात तो यह है कि जिस घर में वो परवरिश पा रही है, देखिए नवाज शरीफ भी सियासी आदमी नहीं थे, वो एक कारोबारी शख्सियत थे, और नवाज शरीफ बिजनेसमैन थे, और नवाज शरीफ के बारे में सबको पता है कि वो सियासतदान कैसे बने।
किसको क्या दे के बने, उनको सियासत की अबजद का नहीं पता था। लेकिन जनाब 3 दफा वजीर आजम और 2 दफा वजीर आला रहकर वो मंझ गए। और इमरान खान साहब को तो इमरान खान साहब को तो सिर्फ अभी एक बार निकाला है, एक ही बार निकाला है ना सर। लेकिन आप ये देखिए नवाज शरीफ को 3 मरतबा निकाला है। साबिर साहब, एजेस देखिए आप, नवाज शरीफ साहब ओवर 70, इमरान खान साहब ओवर 70, जरदारी साहब ओवर 70। तो आप नहीं समझते कि इस मुल्क के अंदर अब जरा नई जनरेशन भी आए? ये कब तक हम इन बुजुर्गों को देखते रहेंगे? नहीं नहीं, देखिए एज कोई मसला नहीं है। आप अमेरिका से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अमेरिका में सदर बनने वालों की एज कितनी रही है? 80-90 साल के लोग वहां सदर हैं। जब अमेरिका जैसी सुपर ताकत, अमेरिका जैसी सुपर ताकत का सदारती इलेक्शन होता है, डोनाल्ड ट्रंप कितने उम्र का था? और ये जो आया है बाइडन, ये किसकी कितनी एज है? फिर आपके यूके में देख लें आप, बरतानिया के वजीर आजम की उम्र कितनी है? तो ये काउंट नहीं होती, तजुर्बा काउंट होता है। ये सही है कि नौजवानों को आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नौजवानों को तुलदा तंजीमों पे पाबंदी लगी है, लीडर पैदा नहीं हो रहे, तो क्या होगा? ये मुल्क तो फिर बड़ा हमारे यहाँ, वही लोग। सर मैं अर्ज करूं, हमारा जो नौजवान है जी इतना टैलेंटेड है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन उसके टैलेंट से फायदा उठाने की बजाय उसको इंकरेज नहीं किया गया, उसको डिस्करेज किया गया। मजबूरन जितना टैलेंट था वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। आज वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नौजवान जो है वो बड़ी कामयाबी से वहां पर रह रहा है और बड़ा कामयाब है। वो, उसकी फैमिली वहां सेटल है, वो सेटल है, और उसमें इतनी सलाहियत है कि वो वहां एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन इस मुल्क में उसको, जिसे कहना चाहिए कि डिस्करेज किया गया, मजबूर किया गया। और आज ये हालत है कि पासपोर्ट ऑफिस जो है वो बाकायदा वहां पे 10 लाख पासपोर्ट का बैकलॉग है। इतना रश है, अगर आप पासपोर्ट ऑफिस को आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान का हर शख्स बाहर जाना चाहता है, लाइन लगी हुई है। साबिर साहब, पुर्तगाल, क्यूबा और ब्राजील के वीजे ओपन कर दिए गए हैं पाकिस्तानियों के लिए, और लोगों को ये मशवरे दे रहे हैं कि आने वाले वक्त पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, तो अपनी फैमिलियों को लेके जाइए यहाँ से। ये हाल आ गए। अरशद सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। इस कलील वक्त में बहुत सारी मैं एक चीज ऐड कर दूं, एक कौशिक सिद्दीकी साहब, ये बाहर जाने के हवाले से, यानी इस मुल्क के हुक्मरानों का जुल्म देखें इस मुल्क के नौजवानों और लोगों के साथ। यानी एक तरफ तो वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, ऐसे इकदाम नहीं कर रहे कि लोग बाहर ना जाएं, उनको जॉब कम से कम मुल्क में दे उनकी सलाहियत के मुताबिक। ऊपर से पासपोर्ट की फीस कई गुना बढ़ा दी है। आप जुल्म देखेंगे, जी डबल कर दी गई। यानी एक तो यह कि आप लोगों को यहाँ पर उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको मौके नहीं दे रहे, जॉब नहीं दे रहे। अब वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी बुरा लग रहा है। इतनी फीसें बढ़ा दो कि मतवस्त तबके का आदमी, गरीब आदमी का सोच ही नहीं सकता। जो जिसके पास जमा पूंजी जो भी कुछ है वो पासपोर्ट की फीस नहीं दे सकता। ये हाल है, ये जुल्म है इस मुल्क के नौजवानों के साथ। ये हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े जो वजीर आजम हाउस, गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, ये एकड़ों पे फैले हुए। और भाई इसकी जरूरत है इस मुल्क को, इतने बड़े बड़े वजीर आजम हाउस की, इतने बड़े बड़े वजीर आला हाउस की, उनकी सरकारी रहायशगाहें, सरकारी बड़ी बड़ी गाड़ियां, पेट्रोल, इन्होंने अपनी तो किसी मराहत में कमी नहीं की है। लोगों के ऊपर जुल्म करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अरशद सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे? आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया है कि 9 मई का जो वाकया हुआ था, जो इन्वॉल्व हुए इस मामले के अंदर, उनको इंसाफ के कटहरे में लेकर आएंगे। क्या कहेंगे, ये क्या होने के लिए जा रहा है? क्या मजीद गिरफ्तारियां या उनको शदीद सख्त किस्म की सजाएं दी जाएंगी, या उनको एक हुक्मनामे के तहत उनको रिहा कर दिया जाएगा? क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये अभी जो कॉन्फ्रेंस की है अपने आर्मी चीफ ने, ये सिर्फ एक धमकी दी गई है तहरीक इंसाफ वालों को कि भाई देखो, या तो तुम लोग सही हो जाओ, वरना ये हालात इस तरह हम काबू करेंगे। मैं असल में एक फौजियों से ये कहना चाहता हूँ, 9 मई के ये पहले बताएं कि कितने केस इन्होंने सॉल्व किए अभी तक। कुछ भी नहीं हुआ। तहकीकात हो रही है जी, तहकीकात हो रही है। अगर ये तहकीकात करनी है इन्होंने, तो देना सजा। किसको सजा दी अभी तक?
वो ये देखें, मेरी बात सुने, ये सिर्फ कहने की बातें। अब एक सियासी पार्टी भी, मतलब के लोग कह रहे हैं कि 9 मई को हम यौम सेहत मनाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी सियासी पार्टियों से जो 9 मई को यौम सेहत मना रहे हैं, जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था, उसका भी तो यौम सेहत मनाना चाहिए ना आप लोगों को। यौम सेहत, आप पेशावर में 400 बच्चे शहीद हो गए थे, उसका भी यौम सिया बनाओ ना। ये ये चीजें असल में पैदा की जा रही है। सिर्फ ये बस ये सियासी पार्टियों के साथ 9 मई का इन्वॉल्व, उसके कारकुन थे, ठीक है, जो थे उसके कोर्ट में फैसला होना चाहिए। अव्वल बात है, फौजी कोर्ट में फैसला नहीं होना चाहिए, कोर्ट में फैसला होना चाहिए, सिविल कोर्ट में। ठीक अच्छा, है ना, सिविल मैटर है ना अरशद ये। सिंह, यहाँ पे कथा कलामी करूंगा। देखिए, जैसे माजी में देखें, ARY है, जियो है, जी समा है, 24 न्यूज़ है और बोल न्यूज़ है, ये निजी चैनल्स हैं, प्राइवेट जी चैनल्स हैं। ठीक है, माजी में हमने देखा कि PTI के कारकुनान ने PTV पर हमला किया, जो एक सरकारी मलकियत है। देखिए, जिस किसी मुल्क में हमला किया जाता है या वहाँ पर बगावत होती है, तो सबसे पहले एयरपोर्ट, रेडियो और टेलीविज़न पे कब्जा किया जाता है और कहा जाता है कि मुल्क में बगावत हो गई है। तो वो केसेस भी रिलीज हो गए, वो भी हमने देखा कि कोई सजाएं नहीं हुई। खुलेआम आरिफ अलवी साहब जिस तरह भी उनको रुखसत किया, वो भी बहुत, मुझे पसंद नहीं आई वो चीज़। लोगों को पसंद आई हो बहुत सारे, लेकिन इस तरह किसी सदर को रुखसत नहीं किया जाता। उन्होंने माजी में जब कराची बंद कर रहे थे तो उनकी वीडियो वायरल हुई कि आज पूरा कराची बंद कर देंगे। ये सब रिलीज हो जाते हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो इस तरह के मामला तो होते ना माजी में भी। देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये हालात जो होते हैं ना, जो जो करवाते हैं, जी जी। ठीक है ना, वो कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे? नहीं कर सकते ना। 9 मई का वाकया जो है, करवाया गया था वो, एक हम्म। प्लानिंग थी, इसमें इन्वॉल्व थे, एजेंसी वाले इन्वॉल्व थे, इन्होंने प्लानिंग के तहत किया है। हम्म। देखें, आपको सिक्योरिटी, आप क्या समझते हैं कि कोर कमांडर के उसमें जाके लोग चले जाएं? ये कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी स्ट्रांग हम्म। सिक्योरिटी होती है। हम्म। ये फौज सो रही थी, पुलिस सो कहीं रही थी कहीं कि आप ये नहीं तो ये समझते कि इमरान खान साहब के साथ उनकी पार्टी ने अंदरूनी तौर पर बगावत की, जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब के साथ हुआ? जी। नहीं 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 नहीं, ऐसे कार्टून कोई बगावत नहीं है। ये सिर्फ प्लानिंग की गई है बकायदा, एक सियासी पार्टी को खुड्डे लाइन लगाने के लिए। हम्म। जिस तरह MQM पाकिस्तान, MQM को यूके वालों को जो माइनस किया है, ये भी एक प्लानिंग थी सारी के। एक क्या, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा क्या लगा दिया कि वो अभी तक बैंड ही है। ठीक है जी ना। जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब करवाया जाता है। असल में एक प्लानिंग होती है हम्म। कि किसी दूसरे लीडर को आगे करने के लिए, फलां को माइनस कर दो, इमरान खान को माइनस कर दो, कभी नवाज शरीफ को माइनस किया किया गया, अल्ताफ हुसैन को माइनस कर दो जी। ये तो हालात हैं। ये कौन करता है? ये सबको पता है कि कौन करवाता है और कौन कर रहा है। तो ये अगर जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क के हालात सही नहीं हो सकते। सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। जरूरी अब है। जो अभी लोगों को ये लेके आए, सिलेक्टेड लोग जो बिठा दिए इन्होंने, आप क्या समझते हैं कि मुल्क के हालात सही हो जाएंगे? नहीं, बहुत सवाल ही मुश्किल है, पैदा नहीं सवाल होता। ही पैदा नहीं होता वो। मुल्क के हालात सही नहीं हो सकते, इसलिए कि इतने हालात खराब कर दिए गए हैं हम्म। कि पूरी दुनिया में सबको पता है कि ये सिलेक्टेड है। ठीक हम्म। है ना, ये अवामी हुकूमत नहीं है। जी ठीक जी। है ना। तो और ये इस बड़ा वजह जुल्म है, से अवाम अवाम के साथ ये जुल्म किया जा रहा है कि बहुत ऐसे ज्यादा। हुक्मरां लेकर आए जाते हैं कि वही चेहरा बदल जी कर, कि जो मुल्क की बहबूद के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी तिजोरियां भरने के लिए तैयार है और अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। साबिर साहब, आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगा कि अच्छा, मैं कराची। जी जी। तौसीफ भाई, एक बात और मैं आपसे शेयर कर लूं जरा, आपके अवाम से भी और आपके लोगों से भी। जी जी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो का जो केस था, ठीक है ना, उसके बारे में जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जी ये जी। भी एक सियासी कत्ल किया गया है, हम्म। ये हम, मतलब कि ये इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। जी ठीक जी। है ना। जी जी। अब मैं अपील करता हूं कि जरा मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के जो शहीद हुए थे, उसकी भी जी। जरा इंक्वायरी की जाए दोबारा। ठीक है ना। इंक्वायरी मैं बता देता हूँ, जो एबटाबाद में घर मिल गया था,
वही वजीफा मिल गया था और हाँ, मजीद क्या बातें तो खोलूं ये मैं। जी जी, खातून ने यही दूसरी तो कह रहा शादी हूँ कर कि ली, उनके उनके अगर उनके बच्चों को अगर लंदन के वीजे मिल गए। जी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर भुट्टो को शहीद जमहूरियत कहने का अवाम को हक है, इसी तरह लियाकत अली खान को भी तो जमहूरियत का शहीद फातिमा जिन्ना, कहने का हक फातिमा है। जिन्ना का जो है जी, वो भी खुलना चाहिए सारी चीजें। ये ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वैन किस तरह खराब हो गई, वो सारे मामला जी 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 एक एक जी करके उस तरफ आए। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ एक आदमी के लिए बात की जाए। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। जी मैं साबिर जी साहब की तरफ आऊंगा। साबिर साहब, कैसा जी। देख रहे हैं आप ये टर्न ओवर जो था बीच में, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकआउट कर दिया, टर्नओवर जो था वोट का बहुत कम हो गया था, लोग घरों से नहीं निकल रहे, फिर ये बल्दियाती इंतखाबात भी हुए उसमें, और ये इंतखाबात भी हुए, इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनका निशान भी चुन लिया। तो आप समझते हैं कि टर्नओवर जो था वोट का अल्ताफ हुसैन साहब की आमद की वजह से कराची में बढ़ा या कम हुआ, या वो उनको वो वोट नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे? क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, ये इसका भी मैं जवाब आपको देता हूँ, लेकिन जो एक बात आपके पहले सवाल के जवाब में अरशद सिद्दीकी साहब ने की 9 मई के हवाले से, जी तो जी जी। मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा अरशद सिद्दीकी साहब की बात से कि जी 9 मई का वाकया कराया गया, या जैसे लोग भी कहते हैं, खुद पीटीआई के लोग कहते हैं, हम्म इमरान खान साहब भी अब तक तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। हम्म इमरान खान साहब का जो जारियाना रवैया है, जो जारियाना सियासत है कि जनाब मार दो, तोड़ दो, फला कर दो, ये कर दो, ये पहले दिन से है। ड्रोन ड्रोन से मरवा दूं। और हाँ, मतलब ये कर दूंगा वो, यानी हम्म 2018 के इलेक्शन से पहले जब नवाज शरीफ साहब 2013 में वजीर आजम बने, तो हम्म 126 दिन का धरना जो दिया गया, और उसमें जो जिस किस्म की धमकियां तड़ियां, फिर एक पुलिस अफसर था इस्लामाबाद का, एसपी हम्म रैंक का था, उसकी वर्दी फाड़ी गई बाकायदा, हम्म बाकायदा उसकी वर्दी फाड़ी गई इमरान खान। फिर वो जो टीवी स्टेशन पे हमला किया गया, खुद आरिफ अलवी साहब बता रहे टेलीफोन पे, जनाब ये हो गया वो हो गया, जिस तरह उनके वो सियासी कजन थे तारुल कादरी साहब। तो ये उनका जो रवैया है ना, यानी 9 मई के वाक़े पर मोहरे तस्दीक सब करता है। उनका हम्म पुराना, यानी ये 9 मई का वाक़ा तो होना ही था। हम्म जब आप ये कहोगे कि जनाब अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, और पीटीआई के लोग जो पूरे उनकी जो कौन सी रहायशगाह है जमान पार्क, हम्म वहां रात और दिन पहरे दे रहे थे, खवातीन पहरे दे रही थी, और वो कहती थी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, कोई जी जी। आके तो बताए। और उन खवातीन की गुफ्तगू भी गुफ्तगू, हमारे अच्छा घरों मुझे में ये अल्लाह ना करे बताएं, वैसी गुफ्तगू ना हो। जी अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया में कौन सा ऐसा सियासतदान है जो जेल जाने से डरता है? भाई देखिए, सियासतदान का तो एक पैर रेल में और एक जेल में होता है, जी जी। इसमें डरने और की वो कौन सी बात है? सियासतदान भी जब लीडर बनता है, जब तक वो जेल नहीं जाएगा तो। अच्छा, ये जेल नहीं जाना चाहते थे, वो जी हम्म रेड लाइन है, कोई आए पकड़, कोई आए गिरफ्तार, कोई कर नहीं सकता, हम ऐसी की तैसी कर देंगे ये। फिर हम्म इमरान खान साहब किसी अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, आपने देखा था, जी जी। अदालत में पेश नहीं होते थे, जमानत तो पे जमानत, घर बैठे क्लस्टर जमानत। क्लस्टर काफी फिर अर्से तक चला रहा। जी जी। अच्छा, फिर एक दफा गए तो वो गाड़ी में बैठ गए, अदालत चल के उनके पास आ रही है, साइन करा रही है, वहां भी जो पीटीआई के कारकुनों ने जो तोड़फोड़, जो हंगामा आराई, जो कुछ किया, तो भाई इनकी तो तारीख यही है, 126 दिन का धरना, और एसएसपी लेवल के अफसर को मारना, उसकी वर्दी फाड़ना, धमकियां देना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इनकी तो पूरी सियासत जो है वो ये, तो इनसे तो 9 मई क्या, इससे ज्यादा बड़े वाकये की तवक्का की जा सकती। तो और अच्छा, फिर नवाज इनके शरीफ लोग साहब। इन्वॉल्व हैं, जी जी। इनके लोग इन्वॉल्व हैं, और ये कहना कि जी रेड लाइन आए, कोई पकड़ के दिखाए, भाई क्यों? एक आदमी अगर उसको कोई पकड़ना भी चाहता है, गलत ही पकड़ना चाहता है, कोई बात नहीं, हम ये नहीं करें, इसका फैसला अदालत करेगी कि उसको गलत पकड़ा जाए, लेकिन भाई गिरफ्तार तो दो, गिरफ्तारी तो दो। अगर तुम सियासतदान हो, सियासतदान के लिए गिरफ्तारी से क्या डरना? तो ये वाइड लीडर थे जो अदालतों में जाने से डरते थे कि जी मुझे जमानत घर बैठे मिले, ये जेल नहीं जाना चाहते थे, और ये कहना कि जी वाकया कराया गया है, वो जी कोई जा नहीं सकता, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो पहले तो मैं बताना चाह रहा था कि मैं इनकी राय से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं, बिल्कुल वाकया जो था जी बिल्कुल अरशद सही साहब, कुछ था। कहेंगे आप कुछ भी इस बारे में? आपकी क्या राय होगी? जी नहीं साबिर भाई, मैं आपको ये बताऊं कि ये 100% करवाया गया था, प्लानिंग थी सारी, और इसलिए के बहुत से वीडियो क्लिप्स वगैरह यहाँ आए हुए भी हैं, प्रूफ भी है कि फौजियों की गाड़ियों में से सिविल कपड़ों में लोग उतर रहे हैं। तो वो काय के वो कौन लोग थे?
वो कौन लोग थे? एक तो नहीं, ये लेकिन अच्छा साहब, ये भी तो रिकॉर्ड पर यहाँ है। पर एक बात है कि यार, ये वो कहूं- कोर कमांडर की जो वर्दी है उसको और मोर को स्ट्रॉबेरीज खाई जा रही हैं घरों में, वो घर को आग लगा दी, ये भी तो वीडियोस इनके मौजूद है। टॉप मोस्ट लीडर जो थे वो वहां मौजूद थे और वो सब कुछ कर रहे थे, करवा रहे थे। ये और बात है कि उन्होंने सर पे नजर किया, आंख बंद की। भाई मौत के आगे कोई नहीं आता है। देखिए बात नहीं, सारी है, ये कराची तो नहीं है। देखिए, कराची के अंदर ये है सूरत हाल कि कराची के लोगों को आप दबा सकते हैं, पंजाब के लोगों को कैसे दबाएंगे? मैं 9 मई के वाकयों को इसलिए प्लानिंग समझ रहा हूँ कि देखें, जब एक सियासी पार्टी ऐलान करती है कि हम हड़ताल कर रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो इनको रियासत की ये ड्यूटी थी कि ऐसी इमारतों को, ऐसी जगह पर सिक्योरिटी टाइट रखना चाहिए थी पहले से, ठीक है ना। जब एक सियासी पार्टी ने ऐलान किया हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम इधर जो भी है खतरात पैदा होते हैं ना, हालात खराब होते हैं, जब कोई भी सियासी पार्टी हड़ताल करती है तो ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना। वो रियासत कहाँ थी उस वक्त? ये मैं इस वजह से पहली बात तो ये है, अच्छा सिद्दीकी साहब, पीटीआई ने या इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले किसी किस्म की हड़ताल का ऐलान नहीं किया था, किसी किस्म के लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया था, कोई ऐलान नहीं किया था हड़ताल का, कोई लाएमल का ऐलान। सिर्फ ये था कि जी हम उन्हें घेरा हुआ था जमान पार्क को, कि जी हम किसी को यहाँ, और ये हुआ, वहां पे पुलिस को मारा गया, पुलिस को वहां से भगाया गया बाकायदा। तो पूरा कब्जा जो था वो दायरे के पीटीआई के कारकुनों का था। तो ये बिल्कुल, अब आपने मुझसे जो सवाल किया था कि जनाब ये जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी के, इसमें लोग निकले, तो किस, आपने कहा कि जी वो एमक्यूएम की वजह से निकले, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए, साहब ने जो इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निकले जो लोग, वो जो वोट का, जी हाँ बिल्कुल, जो वोट का जो रेशो है, जो जिस तरह लोग निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, निकले हैं लोग बड़ी तादाद में। और खासतौर पर हम कराची की, चूंकि हम कराची में रहते हैं, हम कराची की बात कर लेते हैं। इससे पहले कराची में जितने भी इलेक्शन हुए, जमनी इलेक्शन हुए, 2018 के भी इलेक्शन आपके सामने, उस वक्त भी ये रेशो नहीं था वोट का, लोग नहीं निकले थे। और मुसलसल जितनी दफा उन्होंने बाइकाट किया तो उसका बिल्कुल रिजल्ट था सामने कि लोग इतने पोलिंग स्टेशन, ये बल्दियाती इलेक्शन में आप देखिए ना कि एमक्यूएम पाकिस्तान को बाइकाट करना पड़ गया बल्दियाती इलेक्शन का। अब दोनों एमक्यूएम जब नहीं थी तो जमात इस्लामी जब ही जीतती है जब एमक्यूएम नहीं होती है। और कितने वोटों से जीतती है? बहुत मामूली, 200, 400, 1000, 1200, 1500। क्या ये इलेक्शन होता है? लाख, 1.5 लाख और 2 लाख के हल्के में आप 2-4 हजार या 200-400 वोट से जीत रहे हैं। तो यस, यहाँ बिल्कुल जो बहुत ही बड़ा सवाल करने के लिए जा रहा हूँ, बड़ा अहम सवाल करने के लिए जा रहा हूँ। अभी आपने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में 200, 300, 500 वोट मिलने, 2 लाख का वोटर वहाँ मौजूद है। तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन तो कहा जाता है कि 16% अगर आपने वोट नहीं लिए तो जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं, वो मेरा ख्याल खत्म हो गया। अच्छा, वो मेरा ख्याल खत्म हो गया, वो जो था उसका शिकवे थी जमानत। और मैं ये जो 200 वोट की बात कर रहा हूँ ना, 400 वोट की, ये मैं नेमतुल्लाह खान के जमाने की बात कर रहा हूँ, जब एमक्यूएम ने बाइकाट किया था परवेज मुशर्रफ के दौर में। और नेमतुल्लाह खान जमात इस्लामी जिस तरह जीती थी, आप उस वक्त के इलेक्शन के नतीजे उठा के देख लें कि उनको कितने वोट मिले, 200, 400 वोटों से जीते हैं। बहरहाल इसके बाद भी जो वोटिंग हुई है उसमें भी वोट का जो रेशो है वो कोई 12-15 या 10 से 8-10% से ज्यादा नहीं था उस वक्त भी। और ये इलेक्शन में भी जो वोट बढ़ा है वो फर्क साफ जाहिर है। लेकिन एक जमात जाहिर है कि उसने हिस्सा लिया, लोगों ने दिलचस्पी ली, वोट डाला, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। देखिए रिजल्ट तो एक बहुत बड़ी बात की पीर साहब पगारा ने। पीर साहब पगारा एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके वालिद तो खैर बहुत बड़े आदमी थे, और उनकी पेशन गोइयां को तो खैर कोई मैच ही नहीं था जो वो पेशन गोई। और वो अपने आप को क्लियर कहते थे, मैं GHQ का आदमी, क्लियर कहते थे। और जाहिर है उनकी जो हुर फोर्स है वो पाकिस्तान की अफवाज के साथ मिलकर उसने पाकिस्तान की आजादी की भी जंग लड़ी, और वैसे भी हमेशा। अब जो उनके साहबजादे हैं ये भी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हमेशा थे, पीर साहब वगैरह जो इस वक्त मौजूद है। इनका ये कहना है, इन्होंने जो जामशोरों में जो धरना हुआ GDA का बहुत बड़ा, पीर साहब ने ये कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन 2-2.5 महीने पहले बुक हो चुका था और पेमेंट भी हो चुकी थी। ये बिल्कुल ये क्लियर जुमले हैं कि 2-2.5 महीने पहले इलेक्शन बुक हो चुका था, पेमेंट भी हो चुकी थी। भाई किसको पेमेंट हुई?
किसको बुक हुआ? क्या किसी ने या किसी इदारे ने पूछा कि पीर साहब आप ये बात कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे? किसने पेमेंट ली? पीर साहब की बात, कोई पीर साहब मामूली आदमी तो नहीं मामूली है, आदमी कोई तो गली नहीं का है, जी। काउंसलर, कोई गली का काउंसलर तो खड़े होकर इल्जाम नहीं लगा रहा। हम्म, पीर साहब पगारा ने इल्जाम लगाया, और पीर साहब पगारा, वो पीर साहब पगारा और वो फंक्शनल मुस्लिम लीग जो एंटी पीपल्स पार्टी, सिंध में सबसे बड़ी जमात एंटी पीपल्स पार्टी, और हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी होने वाली, मुस्लिम लीग काफ के साथ खड़ी वाली, आज वो पीटीआई और इमरान खान के साथ खड़ी है। क्यों? ये बड़ा एक सवाल है। और उनका जो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इलेक्शन बुक हो गया था, पेमेंट हो गई थी, और सब यही कह रहे हैं। और अब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो कल का बयान है, उन्होंने कहा है कि मेरे उम्मीदवारों को बिठाया गया जबरदस्ती, मेरे उम्मीदवारों से पैसे मांगे गए। और ये आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इलेक्शन है, खास तौर पे सेनेट का इलेक्शन, जो बगैर पैसे को हुआ हो? कौन सा ऐसा सेनेटर है जो एक सियासी जमात से हटके जो आते हैं? क्योंकि सियासी जमात का तो अपना एक वोट बैंक होता है। तो बाकी आप बताएं बगैर पैसों को कौन आया? फैसल वाबदा साहब आज बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े इंकशाफ कर रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो जब काम निकल जाता है तो धक्का दे देते हैं, और वो शहबाज शरीफ को भी धक्का दे देंगे। तो फैसल वाबदा की क्या मतलब, आप मुझे बताएं, कोई वो काउंसलर थे, कोई सियासी कारकुन थे, क्या थे वो? कुछ भी नहीं थे। इमरान खान साहब के दौर में आए, वो एमएलए बन गए। वो इमरान खान साहब के एटीएम थे। कराची में जो 2-3 अहम लोग थे, जिसमें अली जैदी भी, इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं थी। तो अच्छा, फिर फैसल वाबड़ा साहब ने कौमी असम्बली का जो 2018 का इलेक्शन था उसमें गलत वो भरा, जो क्या कहलाता है, जो उसमें अपनी दोहरी शरीयत जो है जाहिर नहीं की, उसका केस चलता रहा। फौजिया कसूरी साहिबा को देखते हैं, जो मां है पीटीआई की, उन्होंने अपनी सिटीजनशिप ड्रॉप कर दी थी, सिर्फ ग्रीन कार्ड रखा उन्होंने, जी। तो इन्होंने झूठ बोला, और आखिर वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन ने इनके फैसले को महफूज रखा, इनको बचाने के लिए। अच्छा, इमरान खान साहब को लोग कहते हैं बहुत ईमानदार आदमी, तो इमरान खान साहब ने एक ऐसे करप्ट आदमी को, जिसका साबित हो चुका था कि इतने झूठ बोला है, दोहरी शरीयत है, और कौमी असम्बली की सीट जो है इसकी वजह से जा रही है, उस इमरान खान ने फैसल वाबड़ा को सेनेट का टिकट दे दिया कि इधर आपकी कौमी असम्बली की सीट जाएगी, और आप इधर सेनेटर बन गए। और उन्होंने बहसियत रुकन कौमी असम्बली आखिरी अपना वोट कास्ट किया, और इसके बाद वो सेनेटर बन गए। तो भाई इमरान खान साहब इतने ईमानदार आदमी है, तो उन्होंने फैसल वाबड़ा जो 3-3.5 साल तक उनका केस, उसको पता था इलेक्शन कमीशन में क्या फैसला आने वाला है, उन्होंने झूठ बोला है, तो उनको सेनेटर क्यों बना दिया? उनकी कौमी असम्बली की निशित भी गई, सेनेट की निशित भी गई। तो इमरान खान साहब बताए ना, फिर जो कौन से वो थे जिनको सेनेटर बनाया था, जिसमें बाकायदा गवर्नर हाउस में कहते हैं डील हुई थी। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर थे, और वो जो एक सेनेटर थे अबड़ो साहब थे, कौन थे, कोई पत्नी 75 करोड़ रुपए की डील हुई थी, या क्या हुआ था, बड़ी खबरें आई। फिर इमरान खान साहब कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो हम उसको नहीं दे रहे, लेकिन फिर उसकी आजाद के तौर पे हिमायत की। और फिर जो इससे पहले सेनेट के इलेक्शन हुए थे, केपीके की असेंबली के लोगों ने, इमरान खान साहब ने खुद निकाला था केपीके के लोगों को, जो केपीके के जो सूबाई असेंबली के मेंबरान थे, उनको सेनेट में पैसे लेकर वोट देने पे इमरान खान साहब ने निकाला था, साबित हो गया था। तो कहाँ है इमरान खान साहब? और अभी ये कहा जा रहा है, जो गंडापुर साहब ने जो वजीर बनाए पूरी कैबिनेट में, कि अगर आपको 1 साल तक वजीर रहना है तो 10 करोड़ रुपए, 1.5 साल रहना है तो 15 करोड़ रुपए, सबसे पैसे लिए। सारा ये चल रहा है सोशल मीडिया। तो मतलब कहाँ है लोग जब ये पैसे चल रहे होते हैं सेनेट के अंदर? और सर, ये पाकिस्तान गरीब मुल्क कहाँ से है फिर? ये इतना कौन कह रहा है? मुल्क गरीब है, मुल्क गरीब है, अशराफिया गरीब नहीं है, हुक्मरान गरीब नहीं है। हुक्मरान तो इस मुल्क को निचोड़ रहे हैं। अब आप ये देखिए ना कि इतने बड़े इलेक्शन हुए, 8 फरवरी बड़ी कैंपेन चली, बड़े दावे, अरबों रुपए खर्च हो गए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, किसी लीडर ने, चाहे वो इमरान खान की जमात हो, नवाज शरीफ की जमात हो, जरदारी की जमात हो, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, एमक्यूएम पाकिस्तान हो, किसी ने ये कहा कि जनाब ये बिजली के नर्ख जो आप बढ़ा रहे हैं, ये आप लोगों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, ये ना करें। गैस के नर्ख आप बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल आप बढ़ा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये महंगाई आप बढ़ा रहे हैं। किसी ने इस पर अब तक बात नहीं की। फिर एक और काम, यानी निगरान हुकूमत का ये मैंडेट था कि वो के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस 20 साल के लिए उसकी तजदीद कर देती। यानी जिस के इलेक्ट्रिक से कराची का हर शहरी परेशान है,
आप कराची में निकल जाए, कोई एक शहरी भी के इलेक्ट्रिक के बारे में पॉजिटिव बात नहीं करेगा। एक शहरी, 3.5 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ की, हर आदमी बेपनाह मतलब इसके जुल्म का सताया हुआ है के इलेक्ट्रिक के। निगरान हुकूमत ने 20 साल का लाइसेंस को है पूछने वाला? किसी हुकूमत, किसी सियासतदान ने, किसी पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, या इमरान खान की पार्टी ने, या एमकेएम पाकिस्तान ने जो शहर की जमात है, किसी ने कहा तो जनाब ये आप निगरान हुकूमत ने, और चले जाए कर दिया अगर निगरान हुकूमत ने, तो सबसे पहले हम आके कराची के साथ ये जो जुल्म हुआ है कि इलेक्ट्रिक का, हम ये कैंसिल कराएंगे। आया किसी का अभी तक बयान? सबको अपने अपने वजारतों से, अपने हलवे मांडू की से मतलब है, अवाम के मसाइल से किसी को मतलब नहीं, किसी को मतलब। और अवाम भी हमारी बड़ी बेबस बनी हुई है, बिजली अवाम क्या करे? देखिए अवाम तो रख लिया, चोर आ रहे हैं तो गार्ड रख लिया, गैस नहीं आ रही सिलेंडर खरीद लिया, ऑल्टरनेट अवाम लिया, जब लेकिन तक, जी जी जब आप अवाम का इत्तेहाद तोड़ देंगे ना, जी, जब आप अवाम को मुत्तहिद नहीं होने देंगे, जब आप इतनी महंगाई जो है कर देंगे, और उनको अपनी बच्चों के रोटी के लाले पड़े होंगे कि सुबह बच्चे नाश्ता कैसे करेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, बच्चा बीमार हो गया तो उसकी दवा लेने जाए आप, इस निगरान हुकूमत ने दवाइयों में इजाफा कर दिया, अंदाजा करें आप, अंदाजा अद्वियात में। और तो जब होम्योपैथी की दवाइयों पर भी अब कर दिया है कि उसमें भी टैक्स लगेगा जी, उसको भी नहीं छोड़ा आप ये कह रहे हैं कि होम्योपैथी की दवाई ले लेता था जी। आपने अभी ये कहा कि अवाम भी तो ऐसे ही है भाई। अवाम को जब आप चारों तरफ से जकड़ देंगे, उनको रोटी के लाले पड़ जाएंगे, उनको आप सांस लेने की भी आप मोहलत नहीं देंगे, तो वो जदोजहद आज उनको आप मुत्तहिद भी नहीं होने देंगे, उनको तोड़ के रखेंगे, टुकड़ों में रखेंगे। जी अपने मतलब के लिए। आपकी तरफ आता हूँ जी जी। अर्शद सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। मैं ये कह रहा था कि साबिर भाई ने बहुत अच्छा अभी नक्शा खींचा है आवाम के बारे में। जी जी, आवाम तो बेबस हो चुकी है। अब ये मैं साबिर भाई सवाल करता, अब इस चीज से, इन हालात से निकला कैसे जाएगा? आवाम का क्या रोल होना चाहिए कि इन हालात से? बस कोई इनकलाब ही आएगा, कोई अल्लाह देखे, अल्लाह ताला ही कोई मदद करे, कोई इनकलाब आए, वरना तो जिस तरह जकड़ दिया गया है ये सिलसिला, और मजीद लोग जकड़ते चले जाएंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता। ये जो हुक्मरा, ये इंतखाबात, ये जमहूरी हुकूमतें, ये सब आपको पता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब ही मतलब है, आपको पता सारा पहले से बन चुका होता है, जहां होती है कि जी किसको कितनी सीटें मिलनी है, किसको कितनी सीटें देनी है, किसको कौन सी वजारत आला देनी है। अब लोग कह रहे हैं, यानी एक तासुर तो ये है ना कि जी पीटीआई के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा उसके साथ बड़ा कोई ये हो गया वो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल वहां डील चल रही है। आपके ख्याल में पीटीआई को जो इतनी सीटें मिल गई है ऐसी मिल गई है? लेकिन एक सेकंड, आपके ख्याल में पीटीआई को जितना रिलीफ मिला है, अदालतों से भी मिल रहा है और हर तरह से मिल रहा है, और आप ये देखिए कि पीटीआई ने इतना बड़ा 9 मई का वाकया हो गया रियासत के खिलाफ, बिल्कुल हम तो कंडम, हर आदमी कंडम करेगा। देखिए सियासत, हुकूमत सब बाद में, पहले रियासत है और रियासत के इदारे हैं, इनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो जब उन्होंने रियासत के खिलाफ इतना बड़ा वाकया किया, तो अब उनको आप सजा देने के बजाय रिलीफ दे रहे हैं। उस अमीन गंडापुर जिसकी यानी खवातीन के बारे में जो उसकी गुफ्तगू है, वो जरा आप कहीं क्लिप उठा के देख ले उसके। फिर 9 मई में वो मुलविस है, फिर शहद की बोतलें भी इसी के पास से मिली थी, जिसका अंदाज ही गुंडागर्दी और बदमाशी का है, तो उसको वजीर आला आपके ख्याल में क्या ऐसे ही बना दिया गया? और जो यानी पीटीआई ने अगर अपना वजीर आजम का उम्मीदवार जिसको बनाया और अब अपोजिशन लीडर बनाया, उमर अयूब, वो कौन है? यानी वो उस देखें, वो उस गौहर अयूब का बेटा है जिसने कराची पर हमला किया था, कराची के लोगों को कत्ल किया था। तो इमरान खान, मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि इमरान खान कराची दुश्मन है, कराची दुश्मन है, और पीटीआई कराची दुश्मन पार्टी है। ये तो मेरा एक आज से नहीं, जब इलेक्शन 2000 जब से हम कह रहे हैं। तो अब आप देखिए ना कि वो किसको आगे ला रहा है, वो किसको आगे ला रहा है। अच्छा साहब, आपसे एक सवाल यहाँ बनता है कि इमरान खान साहब आईएमएफ को खत लिखने की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब जेल के अंदर है, लगता नहीं है वो जेल, जो कैदी ऐसे होते हैं, आप ये समझते नहीं कि कुछ, ये आपको लगता है कुछ सेटअप है? इतनी आज़ादियाँ दी हुई हैं, वजीर आला भी बन रहा है वहाँ का, और आज़ादी भी दी हुई गई है, एमकेएम और पीटीआई मिलकर एहतजाज करते हैं, एमकेएम के कारकुनान उठा लिए जाते हैं, पीटीआई के कारकुनान देखते रहते हैं। ये तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में?
नहीं सर, ये चीजें जो हो रही हैं, ये होती भी आ रही है, 75 साल से यही होता आ रहा है कि किसको पावर देनी है, कि किसको पीछे पीछे करना है, किसको आगे करना है। ये लियाकत अली के बाद से ये चला आ रहा है कि देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कोई अवामी हुकूमत नहीं बनती कोई भी। ये आप समझ रहे हैं कि वोटों से हुकूमतें बनती हैं, वोटों से कोई हुकूमत नहीं बनती। ये सब तो फिर प्लानिंग हम के तहत अरशद साहब बिठाए बेकार जाते बातें हैं। करते हैं कि इनकलाब आएगा, मुल्क सुधर जाएगा, स्विट्जरलैंड बन जाएगा, सर ये नहीं बेकार नहीं बातें। नहीं, जी। ये सब सियासी बातें होती हैं, नारेबाजी होती है। कोई कहता है कि 1 करोड़ नौकरियां कोई देता है, कोई 50 लाख घर बनाते हैं, कोई कहता है मैं डैम बना दूंगा 10। तो ये सब बातें हैं, सब हम्म, ये ख्वाब दिखाते हैं अवाम को। हम्म, और देखें, हालात जब जब तक अवामी इनकलाब नहीं आएगा, जब तक हालात सही नहीं होंगे, अवाम को उठना पड़ेगा, हम्म। या तो सड़कों पे लेकिन आना साबिर साहब पड़ेगा यहाँ कह उनको। रहे हैं कि अवाम को तो जकड़ दिया गया ना, इनकलाब अवाम ही नहीं लाती है, अवाम देखें, कैसे। जी। अगर फिर तो आप, अगर अवाम इतनी गुलामी कबूल करना चाहती है तो करे। हम्म, फिर अवाम को ये हक नहीं होना चाहिए कि रोने पीटने का, कि भाई महंगाई हो गई है तो ये हो गया है, लोग परेशान है। वो ठीक है, अगर है तो हिम्मत है तो बाहर आओ, जी ठीक है जी। ना। कोटा तो सिस्टम वैसे ही पड़ा रहेगा। देखें, वो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए अब कराची में नाफिज कर दिया गया है, ये सारी चीजें तो। कराची वाले देखें, कराची वाले क्या करें। और ये कराची अभी आप आफिर साहब ने भी वाले, कहा गुलाम की बात और आज़ादी की बात, और इमरान खान साहब भी बड़ा नारा लगा रहे हैं कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी। ओ भाई गुलाम हो ना, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। आप हजारों अरब रुपए के मकरूज हैं। आपका वो बच्चा गुलाम जो अभी तो है, पेट में भी नहीं है, मगर जो साबिर कभी भाई आएगा पेट में किसी माँ के, अरशद साहब, वो भी अरशद साहब यहाँ मकरूज है हजारों रुपए का। अरशद साहब यहाँ पर आप एक और बात भी है। ये देखिए कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत खत्म कर दी और अमेरिका से मदद भी तलब की जा रही है, तो गुलाम तो सब है ना। झूठ, बिल्कुल। नहीं नहीं, गुलाम तो है ना, मैं जी यही जी। तो कह रहा हूँ कि अमेरिका इस मुर्दाबाद के गुलामी नारे से लगे। आप, सर यहाँ पर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे, फिर आईटी टीम ने वो वीडियोस डिलीट कर दी गई कि हमारे ऊपर मजीद कोई बुराई ना आए। ये सब चीजें तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। नहीं देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम गुलाम हैं। हम्म, इस गुलामी को किस तरह खत्म किया जाए। हम्म, अभी इस गुलामी को आप जब भी खत्म कर सकते हैं, जब तक अवामी इनकलाब नहीं आएगा, खत्म नहीं हो सकती। ये आप देखें, अरे ये पहले तो आप कर्जा उतारे आईएमएफ का। गुलामी तो जब खत्म होगी, पहले तो कर्जा उतारे। कर्ज पे कर्ज बिल्कुल। लिए चले जा रहे हैं और कह रहे साबिर हैं कि हम साहब, गुलाम हैं, साबिर साहब हमें यहाँ तो पर मैं आजादी चाहिए। आपको एक बात बता दूं, मेरे जितने भी लिसनर सुन रहे हैं सबको, तो पहले फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप ने पॉइंट ज्वाइन किया हुआ है हमारा प्रोग्राम, सबको वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर क्या पाकिस्तान के अंदर मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि ऐसे लोग मौजूद हैं साहिब हैसियत, जो सिर्फ अच्छी क़यादत का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अगले पिछले कर्जे उतार सकते हैं। हमारे पास एक साहब थे, उनको बेचारों को क्या इंजेक्शन लगा दिया, वो मार दिया। आगा साहब जो थे, अब एमसीबी बैंक के जो थे, मैं जरा नाम उनका आगा भूल गया। हसन आब्दी, आगा हसन आब्दी। आगा हसन आब्दी साहब, जब वो पूरी 20 करोड़ की उस वक्त आबादी थी, आज तो 30 करोड़। मैं खुद कहता हूँ ये बस कहने की बातें हैं, अफगानिस्तान पूरा आपका पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आप क्या बातें कर रहे हैं। तो 30 करोड़ की आबादी के अंदर एक आदमी खड़ा हो जाता है जो कहता है कि मैं पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार। तो अमेरिका में यहाँ पर ऐसे साहिब हैसियत लोग मौजूद हैं जिनके घरों में कालीन है तो सिर्फ दो दुनिया में बनाए गए हैं, एक किसी शहजादे के लिए बनाया गया है, एक उनके लिए बनाया गया है, मैं अगर नाम ले दूं। लेकिन क्या है कि अच्छी क़यादत का पाकिस्तान का कर्जा उतारना, तो मैं एक हफ्ते की बात तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, विद इन 24 में सिर्फ लोग क्या है अच्छी क़यादत का इंतजार कर रहे हैं। जी साबिर साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलके, दोनों की हुकूमतों ने इतना कर्जा नहीं लिया होगा जितना इमरान खान ने लिया। और इमरान खान ने इतना कर्जा लेने के बावजूद भी एक सड़क तो क्या, एक फुटपाथ नहीं बनाई। नवाज शरीफ ने कम से कम वो एक बहुत बड़ा, वो कौन सा, वो जो मोटरवे बनाया है, जो मोटरवे बना दिया। इस्लामाबाद से, भले वो कराची नहीं आया, भले वो कराची से मुड़ गया, नहीं आए। जी जी। उसने ग्रीन लाइन उसने शुरू की। कराची एयरपोर्ट किसने बनाया? इस्लामाबाद एयरपोर्ट किसने बनाया? मरी ग्रीन किसने चैनल बनाया? हमारे लिए ग्रीन चैनल बनाए, तो ये ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। काम। जी जी। पीपल्स पार्टी ने बहुत लूटमार की है,
उसने भी की होगी भाई। लूटमार तो देखे, पाकिस्तान का मसला करप्शन तो है ही नहीं ना। वो कहते जी करप्शन आप जितनी चाहे करें, कोई रुकने वाला वो नहीं। मुल्क की करप्शन पे चल रहा है सर, वो चल ही नहीं हाँ सारा। करप्शन, करप्शन कैसे लेकिन कुछ खत्म करेंगे कुछ तो आप? जी। काम किया इस शख्स ने। तो जो नारा ये लेकर आया था और कौम ये समझी थी कि ये मसीहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि लोग शख्सियत परस्त है, शख्सियत परस्ती का शिकार हैं। और आज भी ओवरसीज पाकिस्तानी में मैं अफसोस के बाद के साथ ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान से बाहर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, मेरे बहुत सारे जानने वाले, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनको हम दलाइल देते हैं कि भाई आप मुझे कोई एक तो खूबी बता दें इस शख्स की जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। आपने उसको महात्मा बना लिया, आपने उसको अपना वो बना लिया कि जी ईमानदार है। यार जो आदमी का कैरेक्टर ही पूरा प्ले बॉय का हो। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए अरबों खरबों रुपए चंदा लिया इस शख्स ने। नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल ने तो जमीन यही बनाया दी, नवाज शरीफ साहब ने जमीन दी। जी बिल्कुल जनाब। जब ये शौकत खानम बना रहा था तो इसने नवाज शरीफ से कहा कि जी मुझे जो है 70 करोड़ रुपए चाहिए होंगे हॉस्पिटल बनाने के लिए, और एक प्लॉट चाहिए होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने प्लॉट दिया, इसके बाद 50 करोड़ रुपए दिए, तो बाकी तो 20 करोड़ ही रह गए। लेकिन इस शख्स ने अरबों खरबों रुपए सारी दुनिया से जमा किया। वो कहाँ गया? जावेद मियां साहब के बैट बिक गए, आमिर खान साहब आ गए, नहीं, वो सब कहाँ पूरा गया? कर दिया है, सब उन्होंने और पूरा वो किया। अरबों खरबों रुपए। फिर अभी जब ये वजीर आजम के आखिरी दौर जो इसका था, यानी जो साल था जो तहरीक अदम एतमाद आने से पहले, प्राइम मिनिस्टर के दौर के दौरान ही वो जो सैलाब आया था, उसके लिए उसने टेलीथॉन किया था। खुद इनके बकौल 14 अरब रुपए उस टेलीथॉन से कमाए। एक आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि उस 14 अरब रुपए में से सैलाब जगतगान को एक पाई भी दी हो। बल्कि साबिर साहब यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर दूं, जब जलजला आया था तो कराची से KKF के ट्रक भर भर के गए थे। वो अरबों रुपए में थी, डोनेशन दी गई थी, वहां पर लोगों की इमदाद की गई थी, और कराची से लड़का गया था वहां पर हेल्प करने के लिए। ये एक इसका कोई जिक्र नहीं करता। कराची की भत्ता लाशें बोरी बंद इस तरह की गुफ्तगू होती है, ये बात वो एक बयानिया बना दिया गया है। जी जी, वो एक परसेप्शन बना दिया गया है। बोरियों में कौन होता था ये भी गुफ्तगू नहीं करते कि उसमें भी महाजिर होते थे। जी जी, क्या MQM वो जो 2016 ही हम समझ लें, जब माइनस किया गया 22 अगस्त, क्या भत्ताखोरी खत्म हो गई? क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? क्या गुंडागर्दी? सब वैसे ही चल। आज कराची में इतने माफियाज काम कर रहे हैं, इतने माफियाज आज कराची में काम कर रहे हैं कि आप तस्वर नहीं कर सकते। खुली छूट मिल रही। आप जिसको आप गोश देते थे वो तो है ही नहीं अब कहने में। और सारे काम जनाब, जितनी भी चीजें होती थी, भत्ताखोरी, बोरी में बंद लाशें और बहुत सारे गलत काम, बिल्कुल मान लिया। जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं वो तो 32 साल से बाहर है, वो तो एक दफा भी कराची नहीं आया। तो जो लोग यहाँ थे उनको पता है ना कि वो किस तरह हो रहा था, किस तरह जिम्मेदार तो वो हुए जिनके पास अख्तियार था। वो तो ये आया ही नहीं, ठीक, तो उनको नहीं पकड़ते। अरशद साहब उनको क्या ट्राइबलिंग कर कहेंगे देते। कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल नज़र क्या आ रहा है? मैं अपनी बात के पहले माजरत आपसे कह दूं कि मुझे तो वो सुर्खरूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। हशाश बशाश बाहर आएंगे, मटन कढ़ाइयाँ चल रही हैं और सब कुछ चल रहा है, वो बाहर आने वाले हैं कुछ ही दिन में। ये मेरा ज़ाती ख्याल है ज़्यादा, क्योंकि TTs भी लिखी जाएंगी, अभी सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, जिसकी वजह से सारे इलेक्शन का सब कुछ स्टेज सजाया गया और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद सेनेट के चेयरमैन, आपने तज्जिया पहले भी किया था कि जिस तरह आपने बताया था कि पीपल्स पार्टी के होंगे, फिर वो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जो है हुकूमत बन जाएगी, सिंध के अंदर आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत होगी, पंजाब में नवाज शरीफ साहब को, बिल्कुल बातें वैसी ही सही हुई। अब आप इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी देखिए, इमरान खान साहब फिलहाल तो, अगर आपका ये ख्याल है कि वो कोई राह होने वाले फौरी तौर पे, तो फौरी तौर पे तो उनकी राय का कोई वो नजर नहीं आता। और जहाँ तक आप उनकी सियासत की बात कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टम लाया गया है ये चलेगा नहीं। जब ये नहीं चलेगा तो फिर वही आएगा दोबारा। जी, अरशद साहब से उनकी राय ले लें कि क्या कहते हैं इमरान खान। मैं बताता हूँ कि इमरान खान किस तरह रहा होंगे, क्या होगा। जिस तरह नवाज शरीफ लंदन से वापस आए ना, इसी तरह इमरान खान भी अपने रहा होंगे, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। जिस तरह नवाज शरीफ को लाया गया है, ठीक है ना, इस तरह इमरान खान को भी रहा कर दिया जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर साइन करे थे कि नवाज शरीफ साहब आप जाइए, इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी साइन करेंगे, इमरान खान साहब आप जाइए, बाहर आ जाइए।
जी जी जी, यही यही होगा। होने वाला है। नवाज शरीफ साहब एक साल डेढ़ साल बाद आप खुद ही देख लीजिएगा मुल्क के क्या क्या वो होगा, सियासी नक्शा तैयार होगा अभी, ठीक है ना। ये अभी तो ये जूतों में दाल बटेगी अभी, आपस में लड़ाई शुरू होंगी अभी, ठीक है ना। अभी तो ये बैठे हैं, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, अभी तो कैबिनेट में बनाना इनको मुश्किल हो रही है, किसको रखें किसको नहीं रखना है, ठीक है ना। अब एक न्यूज ये भी आ रही है, मोहसिन मोहसिन नकवी को सेनेटर का टिकट दिया जाएगा, उसके बाद इनको वजीर दाखिला बनाया जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आते इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई एकदम मोहसिन नकवी के साथ, ठीक है ना। जी, असद कैसर साहब काफी नाराज है इस बात पर जी। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें अभी आप जरा इस प्रभाव एक साल तक देखते रहे हो क्या रहा है। एक डेढ़ साल बाद इमरान खान भी बाहर होंगे, ठीक है ना। जो लंदन से आए थे वो दोबारा लंदन आ जाएंगे यहाँ पर, या ठीक है उम्रे ना। के बहाने चले जाएंगे, बस उम्रे के बहाने आ जाएंगे, फिर ये होता रहेगा कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। ये अच्छा, इसी का हालात चलते रहेंगे। देखें आवाम हालात डायलॉग डिलीवरी का जो है ना लुकमा खाती रहेगी और पेट बस भरती रहेगी। जी जी। ये देखें साबिर साहब, बड़ा अहम सवाल कर रहा हूं आपसे। अगर हम मुवाजना करें पीटीआई और एमकेएम लंदन की बात कर रहा हूँ इलेक्शन के अंदर, तो कौन ज्यादा उम्मीदवार जो थे उन्होंने जीते, जो उनको वोट मिले, पीटीआई को कराची से ज्यादा मिले या एमकेएम लंदन ने जो आज़ाद उम्मीदवार अपने हिमायत किए थे, तो टर्नओवर जो रहा किसका ज्यादा रहा, किसकी ज्यादा उम्मीदवार जीत रहे थे, किसके जीते? इलेक्शन का नतीजा भले वो कुछ भी हो गया हो, क्या कहेंगे आप ग्राउंड पर थे जी? देखें, इलेक्शन में हमने यहाँ उस दिन ये देखा जिस दिन पोलिंग डे था, तो वैसे तो पीटीआई पे बड़ी पाबंदी थी, जाहिर है पीटीआई को बहसियत जमात हिस्सा नहीं लेने दिया गया, इंतखाबी निशान छीन लिया। लेकिन पोलिंग डे पर जब मैंने शहर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, तो मेरा यह ख्याल था कि शायद चूंकि पीटीआई पर इतनी ज्यादा जाहिर है कि जबर है, पाबंदियां हैं, तो उसको इलेक्शन पोलिंग डे वाले दिन भी जाहिर रोका जाएगा। अच्छा, लेकिन मैंने साबिर साहब, देखा यहाँ पे कि कता कलामी थोड़ी सी करूं कि आफाक अहमद साहब को भी देखा, उन्होंने भी कॉल की थी, इसको भी जरा ऐड कर दीजिएगा अपनी बात को प्लीज, कि उन्होंने भी कहा मैं अहम ऐलान करना जा रहा हूं, उनसे भी कहा जा रहा है कि लफ्ज महाजिर जो है उस पर आप बात ना करें, उनको भी इजाजत दी गई जलसा करने के लिए। इधर एमकेएम लंदन के ऊपर भी पाबंदी है, पीटीआई पे भी है। क्या कहेंगे इस बारे में जी? आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं जी। जी, मतलब मेरा यही कहना था कि उस दिन पोलिंग वाले दिन जो मैंने देखा, मेरा ये ख्याल था कि जाहिर है कि पीटीआई वालों को तो मौका नहीं मिलेगा, उनके पास जितना उनको जितना रोका जा रहा है। लेकिन मैंने देखा कि उनको मुकम्मल आजादी थी पोलिंग डे वाले दिन। उनके पोलिंग कैंप लगे हुए थे पोलिंग स्टेशन के करीब जो लगते हैं, और उनके जो कारकुनान थे पोलिंग कैंपों में, वो बाकायदा अपने झंडे और बैनरों के साथ, अपने बैजेस के साथ मौजूद थे, और उनके कैंपों पे बड़ा रश भी था, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो उनको पोलिंग डे पर तो उनको कोई रोका नहीं गया, कहीं किसी किस्म की उनको मतलब है कोई रुकावट नहीं डाली गई, उनको पूरा मौका दिया गया। सुबह से लेके और शाम तक उन्होंने पोलिंग हुई और लोगों ने वोट डाले। अब अंदर जाके लोग किसको वोट डाल रहे थे वो ये, लेकिन लोग निकले। अच्छा, अब एक जमात जिसका आप कह रहे हैं जाहिर है उनको तो न तो उनके किसी उम्मीदवार का पता था, ना उनका उम्मीदवार आ सकता था, देखे ना उनका कोई पोलिंग एजेंट जो है वो बैठ सकता था। उम्मीदवार का ही नहीं पता तो पोलिंग एजेंट का कहां पता होता? जिस जमात के उम्मीदवार को कागजात नामजदगी दाखिल कराने के दूसरे दिन ही उठा लिया जाए और इसके बाद इलेक्शन के बाद उनको वो किया जाए, तो पता उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं था ना, तो जीतना या तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैंने पीटीआई के लोगों को देखा कि उनको जो है वो इजाजत मिली हुई थी, कोई रुकावट नहीं डाली हुई थी। साहब सुन रहे हैं आप? ये कैसी कैसी गिरफ्तारियां हैं, सुन रहे हैं आप? जी जी, वो है ना, राइज है मेरे देश में नफरत का कायदा, राइज है मेरे देश में नफरत का कायदा हो जिससे पीटीआई ने जो मुजाहरा किया इलेक्शन कमीशन के बाहर, जो पहला मुजाहरा किया, एहतजाज किया, जिसमें एमकेएम लंदन ने जो है उनकी हिमायत का ऐलान किया था, और उनकी हिदायत पे उनके लोग वहां जो चंद एक लोग थे वो तस्वीर लेके, और वो जो बल्कि तस्वीर भी नहीं थी, वो जो परचम होता है जिसपे बानी का नाम लिखा हुआ था, वो लेके वहां वो पहुंचे, तो उनको पसंद नहीं किया गया। यानी पीटीआई के लोगों, यानी एक बंदा आपकी पहले दिन से आपकी हिमायत कर रहा है, पहले दिन के आपके लिए लड़ रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के लिए। उनकी गिरफ्तारी के बाद से सिर्फ एक शख्स उनके लिए खड़ा हुआ है, और ऐसे जैसे कि
वाकई को उसकी पार्टी का आदमी हो, लेकिन और वो हिमायत कर रहा है, लेकिन जब उसके लोग आते हैं, जो चंद लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से 2 4 5 मुश्किल से, मैंने खुद वहां जो देखा, तो उनको वहां पे पसंद नहीं किया गया। फिर जब पुलिस आई तो उनके पीटीआई के लोगों ने कहा, ये जनाब हमारा आदमी नहीं है, उसको पकड़ ले आप। अरे खुद निशानदेही की, हमारे सामने की बात है, और पुलिस वाले उनको ले गए। और पूरे पीटीआई के जितने लोग थे वो नारे भी लगा रहे थे, हुक्मरानों के खिलाफ भी और सबके खिलाफ जो नारे वो लगाते हैं, सब लगा रहे थे, उनको सारी इजाजत थी। तो जनाब ऐसी तो इजाजत नहीं थी ना, ऐसी तो नारे नहीं लगा रहे थे ना वो। पोलिंग वाले दिन उनको जितनी रुकावटें थी सारी खत्म हो गई थी ना। और पार्टी ना होने के बावजूद, इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद, अगर उनके लोग इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं, अगर वो चाहते तो जीत सकते थे, मुमकिन ही नहीं। साबिर साहब, एक वीडियो मेरे प्रोग्राम की वायरल हुई जिसमें मैंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं, यहाँ पर एक शेर भी कहता चलूँगा, लाख तू पढ़ता रहे प्यार के मंतर साजिद, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम की वीडियो वायरल हुई जिसमें मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब, आप जिन साहब की हिमायत कर रहे हैं वो तो आपको ड्रोन से मरवाने की बात कर रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को, लाड नज़ीर अहमद साहब को मवाद जमा करने के लिए कह रहे हैं कि लॉ सूट फाइल किया जाएगा, आपको जिंदा लाशों का लीडर कह रहे हैं, आपके लोगों पर गैर मुइना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम लगा रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जवाब आया और उन्होंने कहा मैं मजलूमों का साथी हूं। तो आप ये बताइए, तो ये बात सही है कि उनके साथ, ये बात सही है कि देखें, डायरेक्ट यहाँ जो है ना, इमरान खान साहब को जो वोट भी पड़ा है वो मजलूमियत का पड़ा है, उनकी कारकर्दगी का, या वो जो गुड गवर्नेंस तो कोई थी नहीं, मतलब गवर्नर से नहीं थी तो गुड कहां से होती। तो उनको जो वोट पड़ा है, नो डाउट वोट पड़ा है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा, लेकिन वो ना तो कोई गवर्नर्स का है ना गुड गवर्नर्स का है, सिर्फ मजलूमियत का वोट है। देखिए पाकिस्तान के अंदर, और बल्कि मैं समझता हूं कहीं पे भी, जब आप किसी को पाबंद सलासल कर दें, जेल में डाल दें, उस पे, अब आप देखें 8 फरवरी से पहले पहले 3 केस उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया। पहला तोशा खाना आ गया, दूसरे दिन साइफर आ गया, तीसरे दिन वो इद्दत निकाह का आ गया। ये फैसले 8 फरवरी से पहले पहले सुनाने की क्या जरूरत थी आपके ख्याल में? और अभी तो आर्टिकल 6 बाद में भी सुनाया जा सकता है। आर्टिकल 6 तो बहुत ही खतरनाक आने वाला है वो। जी नहीं, ये इनका जो फैसला है सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं सिद्दीकी साहब, कि ये फैसले 8 फरवरी के बाद भी तो सुनाए जा सकते थे ना। ये तीनों फैसले 8 फरवरी से पहले इसलिए सुनाए गए ताकि लोगों में गुस्सा, यार ये क्या किया, जुल्म हो रहा है खान के साथ, तो लोगों की हमदर्दियां बढ़ी हैं। ये 8 फरवरी से पहले ये 3 केस, वरना ये बाद में भी सुनाए जा सकते, लोगों की हमदर्दियां बढ़ी, उसकी मजलूमियत बढ़ी, उसको वोट पड़ा। जी जी। अरशद साहब, क्या कहेंगे आप कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आज़म बन गए, पाकिस्तान के साहबजादी उनकी वजीर आला बनी है, नवाज शरीफ साहब पीछे हैं उनके, सब मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ें। आसिफ जरदारी साहब को दोबारा से मुबारकबाद पेश करता हूं सदर बनने की, वो सदर आ गए। क्या ये बेहतर नहीं है कि जब हर एक को मौका मिला कारकर्दगी दिखाने का, अब इनको मौका मिला है, क्या आप क्या समझते हैं कि इन सबको मिलके काम करना, अपोजिशन को, मुल्क की बेहतरी के लिए, जो मुल्क के हाल, मैं गरीब, मैं कॉमन मैन की हमेशा से शुरू से बात कर रहा हूँ, डे फर्स्ट, आज 18 साल हो गए, मैंने हमेशा कॉमन मैन की बात की, क्योंकि कॉमन मैन जो है वो पिस रहा है, बुरी तरह पिस रहा है। उसको तो बेचारे को ये भी नहीं पता होता कि टीवी किस वक्त खोलना है, कौन सी चीज़ कब आ रही है। वो कह रहा है ये अच्छा बोल रहा है, चलो इसी को वोट दे देते हैं। वो तो इस तरह, इतना सादा आदमी है। क्या आप लोगों को मशवरा देंगे, आया काम करना चाहिए मिलकर सबको? अब जो हुकूमत आ गई है इसका हाथ बटाना चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। जो नौजवान मुल्क से बाहर जा रहा है वो अपनी सलाहियतों का लोहा जो है वो दूसरे मुल्कों को अपनी जो उसके पास जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें थी वो दूसरे ममालिक को दे रहा है, ना कि अपने मुल्क में। मैं 97 में अमेरिका जब आ रहा था तो मोइन अख्तर मरहूम मिल गए, जब जहाज़ लैंड हुआ वहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, बस से हम दोनों टर्मिनल की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, उनकी साहबजादी भी शायद या कोई रिश्तेदार उनका यहाँ पढ़ता था शिकागो में, तो उन्होंने कहा पढ़ोगे तो वापस आ जाना यार, हमारी क्रीम मुल्क से बाहर चली जाएगी। ये मैं आज अपने प्रोग्राम में शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरी फैमिली वहीं रहती है, मैं उस वक्त जहन भी इतना बड़ा नहीं था, 18-19 साल उम्र थी उस वक्त। तो लोग यही कहते हैं, क्या कहेंगे कि हुकूमतों के साथ अब ये जो आई है गवर्नमेंट, इसके साथ मिलकर काम करना चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए, नहीं या पीटीआई वही प्रॉब्लम्स, तुम ये हो, तुम चोर हो, तुमने ये किया और कारकर्दगी जीरो थी? क्या कहेंगे अब? देखें, असल में जो हमारा सियासी कल्चर है ना, जी जी,
इसमें चेंजिंग लाना पड़ेगी सियासी लीडरों को। अगर आप एक दूसरों को चोर कहेंगे या मतलब कहेंगे वो चोर है, मैं चोर नहीं हूँ, वो करप्ट है, वो एक ने घड़ी बेच दी, किसी ने BMW ले ली, ठीक है ना, सबने तो काम खराब किए हुए हैं, सबने पैसा बनाया है दबा के, ठीक है ना। अब देखिए मुल्क को अगर संवरना है तो इन सियासी लीडर जो बैठे हुए हैं इस वक्त, जो हुकूमत में आ गए हैं, ठीक है ना, लाए गए हैं, कम से कम अब तो ख्याल रखें कि मुल्क के हालात क्या हैं। ये 75 साल से के बाद जो आजकल जो हालात हैं, इससे पहले इतने हालात खराब नहीं होते थे, अब तो बिल्कुल ही आप जीरो हो गए ना। आपके आपके खजाने में डॉलर ही नहीं है, पैसा नहीं है, आप मुल्क कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। आप कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं, आपकी आमदनी हो नहीं रही है, आमदनी कैसे होगी, ना आपके पास बिजली है ना गैस है। देखें, आमदनी जब होती है कि जब आपकी कोई भी आप चीज बना रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, जब फैक्ट्रियां चलेंगी, ठीक है ना, ये लोग सामान तैयार करेंगे तो सामान बाहर जाएगा तो आमदनी बढ़ेगी ना। वो चीज स्टॉप हुई हुई है, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि ट्रस्ट नहीं है ना। आप करप्ट लीडर्स हैं, ठीक है ना, आप कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही ना आएगी, ठीक है ना। जब तक ये अपनी सियासी ये जो आपस में इख्तिलाफात है, एक दूसरे को चोर कहना, मतलब के कहने का मकसद ये है कि हालात जो होते हैं ना, देखिए अब इनको खुद समझ के साथ बैठ के सबको, ठीक है, अभी ये चलो इमरान खान को तो छोड़ दें, तहरीक इंसाफ को बिल्कुल माइनस कर दें आप। अब इनको जो गवर्नमेंट मिली है, इनको चाहिए कि पीएस पार्टी को और नून को मिलके खुदा के वास्ते मुल्क के लिए कुछ करें, अपने लिए ना करें। इन्होंने बहुत कमा लिया है, ठीक है ना, 3 दफा वजीर आज़म बन गए, पाकिस्तान की तारीख में 2 दफा सदर जरदारी बन गया है, हमेशा एक ही दफा सदर बनते रहे हैं लोग, इनको एक और मौका मिल गया है, ठीक है ना। अब इनको चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करें, ठीक है ना। मेरी पता है, देखिए हालात पता चल जाते हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपको सही बता दूं। महंगाई बढ़ती रहेगी, हालात खराब होते रहेंगे, लोग इतने तंग आ जाएंगे, ये आपस में लड़ाई अभी आपस में हो जाएगी। इत्तेहाद देखिए, मैं ये बताएं कि पाकिस्तान में कभी भी इत्तेहादी गवर्नमेंट चली है? नहीं चली ना कभी भी। ये कब से पहले जब नवाज शरीफ आए थे, जब भी इस्लामी इत्तेहाद बना था ना, ठीक है ना, कहाँ चला? इत्तेहाद तो चलते नहीं ना। इत्तेहाद इसलिए नहीं चलते कि वो कहते हैं कि तुम पैसा बना रहा हो, हमें भी बनाने दो, बस ये है। अगर इस चीज से जब तक नहीं निकलेंगे सियासी लीडर, तो ये मुल्क के हालात सही हो नहीं सकते। ब्लैक मनी इतनी है, अब ये बताएं कि ब्लैक मनी कैसे खत्म करेंगे ये लोग। इंडिया से जहाज उतर रहे हैं, उसमें सूटकेस भर के दुबई लेके जाए जा रहे हैं, और हम तो आप ये तो मैं बार बार इंडिया का जहाज खराब हो रहा है बार बार। जी जी, मैं आपको सही बताऊं, लोगों के पास इतना पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है ही नहीं। साबिर साहब रहते हैं कराची में कितना पैसा है लोगों के पास? 2-3 करोड़ की तो गाड़ी चला रहे हैं लोग। कहाँ से आ रहा है पैसा? ब्लैक मनी है ना ज्यादातर लोगों के पास। सर मैं आप यकीन करेंगे, जब मैं रियल्टर वगैरह से बात करता हूँ, वहाँ के लोगों को जब सुनता हूँ, जो कहते हैं कुछ भी नहीं है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, फ्री मिल रही है। कुछ भी नहीं देखें, मैं आपको सही बताऊं, मैं भी कराची जाता रहता हूँ, साबिर साहब की मुलाकात होती रहती है। मैं ये बताऊं, हर रेस्टोरेंट भरा हुआ होता है, फुल होते हैं। बिल्कुल। कहां से आ रहा है पैसा? कहां से आ रहा है पैसा? ठीक है ना। जी जी। तो कहने का मकसद है, ब्लैक मनी को इनको खत्म करना पड़ेगा। ब्लैक मनी जब खत्म होगी कि ये अपने 5,000 के नोट को खत्म करें, 1,000 के नोट को खत्म कर दें, फौरन ऐलान कर दें कि ये नोट नहीं चलेंगे, अब चेंज करने, बैंक में जाके पैसा जमा कराओ और पैसे चेंज कर लें आप, ठीक है ना। जब ये ब्लैक मनी पैसा लेके आएंगे, सबका हिसाब किताब करेंगे भी पैसा कहां से आए। तो जब ये माशी हालत आपके सही हो सकते हैं, इसके बगैर नहीं हो सकते। देखिए करप्शन जो होती है ना, आप 5,000 का नोट बना लिया, वो पाकिस्तान में जो करप्शन होती है कैश पे होती है हमेशा, कोई बैंक के थ्रू नहीं करता। पागल थोड़ी है कोई आपको बैंक में पैसा देगा, भी ये लो मेरा काम कर दो,
वो तो कैश होता है, ये इतने कैश ले लो, 2 लाख कैश ले लो। अगर आप 5-5 हजार के 2 लाख के कुछ भी नहीं बनते हो तो जेब में रख के हाँ जी काम हो गया। अगर आपका नोट ही छोटा होगा वो 2 लाख कहाँ रखेगा वो? जैसे मोदी साहब ने किया। हाँ, जिस तरह देखो इंडिया में हो चुका है ये, ब्लैक मनी को कंट्रोल किया था उन्होंने। अभी पाकिस्तान में करके दिखा दे। अच्छा ये करेंगे नहीं, ये इसलिए नहीं करेंगे, जितने वजीर हैं, जितने सेनेटर हैं, जितने सियासी लीडर हैं, सबके घरों में पैसा है, ब्लैक मनी है, ठीक है ना? तो साबिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अरशद सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। आपने इस कलील वक्त में बड़ी अहम मालूमात की, बड़ी अहम हमारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारे लोगों के लिए हक में थी, बहुत सारों के अगेंस्ट थी। कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन मुल्क का कभी नहीं सोचते कि मुल्क के लिए सबसे अच्छी बेहतरी क्या चीज़ है। इक़्तिदार सबको मिला, सब ने अपना अपना शेयर डाला, सब ने जो कर सकते थे कर सके, नहीं कर सके, क्या मजबूरियाँ थी, हमने उनसे उस पर भी बात की। साबिर साहब ने बहुत सारी बातें बताई। एक अहम बात अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ, अभी हाल ही में एक साहब की मेरे पास कॉल आई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये लड़ाई का क्या नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, वो सुन लें, जो इंतहाई मैं ख़तरनाक बात करने के लिए जा रहा हूँ। इस सिलसिले में मैं जल्द ही मौलाना फजलुर रहमान साहब से कांटेक्ट करने वाला हूँ, मैसेज उन तक पहुँच जाएगा। और जल्द ही मैं कराची में जो भी असर रसूख रखते हैं और जरदारी साहब तक भी मैसेज पहुँच जाएगा। ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं जरदारी साहब से, जरदारी साहब उनसे लड़ रहे हैं, इमरान खान उनसे लड़ रहे हैं, MKM उनसे लड़ रही है, जमात इस्लामी उनसे लड़ रही है। इस लड़ाई में आज आपके मुल्क के अंदर यहूदी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं। क्या कहा मैंने? दोबारा गौर से सुन लीजिए, यहूदी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं। मेरे पास जिन साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा कि अपने प्रोग्राम में ज़रूर इसका जिक्र कर दीजिए। 2005 में उनसे यहूदी एक ने कांटेक्ट किया और पूरा मैप उन्होंने बताया कि कराची के हाईवे पे इस जगह मुझे ज़मीन चाहिए, आप थर्ड पार्टी बन के मेरे लिए ज़मीन ख़रीद लीजिए। तो उन्होंने बहुत ही मुहब्बत वतन है, उन्होंने कहा ये काम सर मैं आप मेरे बॉस होंगे, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सका। लेकिन उस यहूदी ने 1 साल के अंदर ही एक साहब के थ्रू वो प्रॉपर्टी उनको ख़रीद के दिखा दी है। तो क्या पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह इसराइल ने कब्जा कर दिया फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, और आज जिस तरह वो आज़ादी के लिए जो नेमत है बहुत बड़ी, अगर आज़ादी दुबई में आ गया ना, जी दुबई में डोमिनेट कर रहा है अब यहूदी। जी आपके सामने। तौसीफ भाई आपकी ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। मैं आपको एक न्यूज़ और भी दे दूं। अब कुछ कंपनी आएंगी इन्वेस्टमेंट के लिए, मगर उनका जो बैकग्राउंड होगा वो यहूदी कंपनी से होगा सारा। आप क्या समझते हैं जो कराची इलेक्ट्रिक्स वाली जो कंपनी है ये किसकी है? ये आप उसकी जरा आप पूरी इसका बैकग्राउंड देखें, वही यहूदी कंपनी है ये। जी ठीक है ना? नाम और किसी का यूज किया है इन्होंने, है ये यहूदी कंपनी। इसी तरह कुछ कंपनी आएंगी, यहूदी कंपनी होंगी, वो किसी और आगे और किसी को रखेंगे, मगर जो पावर होंगी सब यहूदी होगी। फिर आप लड़ते रहिएगा कि इमरान खान साहब बुरे हैं, नवाज शरीफ साहब बुरे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब बुरे हैं, जरदारी साहब बुरे हैं, सिराजुल हक साहब जो है वो बुरे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब बुरे हैं, सभी। फिर ये मैसेज ऐसे सारे सियासी लीडरों को मिलना चाहिए कि देखें अभी फलस्तीन में देखें जो अभी वार हो रही है, कितने बुरे हालात हैं, ठीक है ना? पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, क्या करें? और वो वहां के मुकामी लोग क्या कर सकते हैं? क्या वो अब अपने लीडरों को या उस वक्त के जो लोग जमीनें बेच रहे थे उनको कसूरवार ठहरा सकते हैं? नहीं ये सब ये जो प्लानिंग की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, यहूदी के कंपनीज को इन किया जाएगा पहले, उसके बाद फिर अपनी न्यूक्लियर इनके जो न्यूक्लियर ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, समझे? ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आ रही है। बस ये इनकी प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग को किस तरह खत्म किया जाएगा, ये हमारे सियासी लीडरों को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। सलामत रहे, अल्लाह हाफिज। एक ऐड करता हूँ, आप कहते हो सियासी लीडर तो क्या सोचेंगे? उन्होंने तो मुल्क के बारे में, मुल्क के अवाम के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ नारे लगाना है। एक राय ये भी है कि इन सियासतदानों से मुल्क की जान छुड़ा दें, इस पार्लिमानी निज़ाम से जान छुड़ा दें। ये असम्बलियाँ, ये सेनेट और ये वजीर आजम हाउस, ये गवर्नर
इससे जान छुड़ा दें, सदारती निजाम ले आए और टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ले आए। ये सारे सियासतदान सारे खाऊ पीऊ हैं। जी जी किसी ने अभी तक 75 सालों में मुल्क के लिए और मुल्क के आवाम के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। अपने असासे बनाए, अपनी जायदादें बनाई हैं, और इनसे उम्मीद लगाना बिल्कुल मतलब एक बेकार सी बात है। तो भाई पहले तो यह है कि इनको फारिग किया जाए और एक मुल्क का कोई हुक्मरान हो, उसकी टेक्नोक्रेट की 4-5 लोग हों जो टेक्नोक्रेट हो, उनकी गवर्नमेंट हो, और ये सारी चीजें जो अयाशियों की जगह है। देखो ना, ये 500 अफराद असेंबली के मिलकर जो है, और ये इनके खानदान जो है वो लूटमार करते हैं, उनको मराहतें मिलती हैं, PIA का टिकट फ्री मिल रहे हैं, राइस गाहें और पूरे। तो ये सारा खत्म करें, क्योंकि ये साहब सिर्फ टिकट नहीं फ्री मिल रहे सर जी। मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे आप दूं अपने प्रोग्राम से, अपने प्रोग्राम की तवज्जो से। अर्शद साहब एक सेकंड, ब्रेकिंग न्यूज और दे देता हूँ। PIA को भी ये बेच रहे हैं, ठीक है ना। ये भी एक यूटी कंपनी खरीदेगी अभी। आप 2 वीक बाद पता चल जाएगा आपको। जी जी अर्शद तो साहब, इनको और सारों साबिर को साहब, डब्बे में बंद कर दें सियासतदानों को। आप दोनों हजरात की नॉलेज में एक और बात लेकर आ गया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट PhD बनाने के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करती है, उनको अपने खर्चे के ऊपर अमेरिका और दूसरी जामियात के अंदर बड़ी अच्छी पढ़ाया जाता है, उनका सारा खर्चा वो उठाते हैं। वो सारे तो हमारे वजीर ले लेते हैं, अपने बच्चों को भेज देते हैं। जी 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 जी। वो गरीब इसीलिए का ना बच्चा इनको पहले घर जो भेजें, जी जी इनकी मराहतें खत्म करें तो जी, कर्जा वैसे ही उतर जाएगा। बिल्कुल ये बड़े उतर बड़े जाएगा। जो सरकारी रहायशगाहें हैं ना, ये जी, खत्म कर दें। खत्म वजीर कर दें। आजम अगर कोई हो और तो वो एक 1000 गज के बंगले पे हो, उसका सेक्रेटेरिएट हो, बस। और जो भी पावरफुल आदमी है उसको थोड़ा टाइम दें, 5 साल 10 साल, क्योंकि ये गंदगी बहुत बड़ी है, इसको साफ करने में टाइम लगता है। 1-2 साल के लिए नहीं, नामुमकिन है कि छोटी सी मुद्दत के अंदर ये सारी हर चीजें नया कर दें। हर नया आने वाला मजीद गंदगी पैदा करता है, मजीद गंद पैदा करता है। जी बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। नाज़रीन, हमारे दरमियान में साबिर अली साहब थे। थिंक आप बड़ा अच्छा चैनल है न्यूज़, आप देखते हैं उनकी खबरें, उनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, बड़ी अहम गुफ्तगू की उन्होंने। अरशद सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान में थे, एनालिस्ट हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। बातें करने का मकसद ये है उसका हल निकाला जाए। हम जो बुराइयां देख रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, शऊर दें। शऊर रखने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए। नहीं, आपको अपना शेयर डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कम से कम डालिए। जहाँ गलती देख रहे हैं, बोल नहीं सकते, लिखिए, इशारे से बात कीजिए, लेकिन बोलिए। लेकिन सिर्फ बेजा तनकीदों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आज इमरान खान साहब को बुरा कह दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। नवाज शरीफ साहब को कुछ कह दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जरदारी साहब को कुछ कह दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब को कुछ कह दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना क्या शेयर डाल रहे हैं इस मुल्क के लिए? मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ जुमला। लोगों से मैं पूछता हूँ, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? मैं अपनी जान दे सकता हूँ। भाई, फ़ौज मौजूद है, उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। आप अपनी सलाहियतें पाकिस्तान की खिदमत में, और पाकिस्तान, वो कहता हूँ मैं अक्सर लोगों से, आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? जान दे सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए क्या कर सकते हैं? तो बगले झाँकते हैं। भाई, पाकिस्तानियों के लिए कुछ करें, अपने शहर को अपना शहर समझे, अपने लोगों को अपना लोग समझे। ये कह देना ये इमरान खान को पसंद नहीं करता, बस मुझे तो आज से नफरत है, और आज ना तुमने अगर मेरे इमरान खान को कुछ कहा तो अगर आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब पसंद नहीं है, अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को नहीं, यार आप अपनी दोस्तियां रिश्तेदारियां क्यों खराब कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो आपकी खुशियों में भी आएंगे और आपके दुख दर्द में भी आएंगे। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अगले इतवार को 1 बजे दोबारा खिदमत में कोशिश करेंगे। सबको दोबारा से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इबादतों में टाइम लगाइए और गीबतों से और बुराइयों से बचने की कोशिश करें। कहीं नाइंसाफ़ी देते हैं, रोज़ा होता है, हक बात ज़रूर कहिए कि यह हक है। मैं कुछ नहीं कर सकता तो बोल तो सकता हूँ कि भाई प्यार मोहब्बत से ये आप गलत काम कर रहे हैं, मिलावट देख रहे हैं, जायद कीमतें देख रहे हैं, ये लूट माशूर। हमारे जो अक़लियती के जो लोग हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार ये रमज़ान हमारे लिए तो जहमत आता है, जो हम चीज़ 10 रुपए की खरीदते हैं वो 15 से 20 रुपए की हो जाती है। ये उनके लिए, बेचारों के लिए मुसीबत। वो कहते हैं ये कैसा महीना आता है इनका कि जिसमें हम और मजीद गरीब हो जाते हैं। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ सोच लें। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे बैठे हुए हैं जो राइट हैंड्स की तलाश कर रहे हैं कि उनको मुस्तहिक़न को सही जगह चीज़ें मिल जाएँ। यकीन करें, एक एक घर से, मैं सही बता रहा हूँ आपको, एक एक घर से महीने की जो ज़कात है $1,500 से $1,000 निकलती है, जो पाकिस्तानी एक फैमिलीज़ के लिए जो वहाँ पे रहती है उनके लिए बहुत होती हैं। तो सोचिए, इनको सही जगह इस्तेमाल कीजिए और सही मकासद के लिए। ये नहीं कि किसी को ज़कात के पैसे भेज दिए। भीख नहीं मांगे, भीख नहीं है हमारे मज़हब में, ज़कात है। ज़कात लेने में कोई शर्म नहीं है। ज़कात लें,
लेकिन उस ज़कात को सही तरह जिस तरह मिलने के साथ ही उसी दिन आप किसी रेस्टोरेंट पे आके कढ़ाई गोश्त खाने नहीं पहुंच जाए कि यार आज मेरे पास इतने पैसा का आज कढ़ाई गोश्त खा के सभी ख़त्म कर दो। नहीं, थोड़ा इतना संभाल के इस्तेमाल करें कि बाकी के आपके 30 दिन जो है आसानी से गुजर जाएं। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।